एक्सरसाइज 7.1 ये मैथमेटिकल इंडक्शन की एक्सरसाइज है। हम स्टार्ट करते हैं एक एक्सपेरिमेंट से। कंसिडर करें एक बास्केट जो कि मैंगोज से भरी हुई है। हम चेक करना चाहते हैं कि वो कच्चे हैं या पके हुए हैं। हम एक एक मैंगो को उठाकर चेक कर सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। देखें, हम एक मैंगो निकालते हैं, उसे चेक करते हैं और वो कच्चा निकलता है। फिर एक और मैंगो निकालते हैं, उसे चेक करते हैं, वो भी कच्चा निकलता है। इस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे हम में से बहुत से लोग ये नतीजा निकालेंगे कि शायद बास्केट में पड़े हुए सारे के सारे आम ही कच्चे हैं। तो असल में हमने यहाँ पे किया क्या है? हमने कपल ऑफ मैंगोज़ को ऑब्ज़र्व किया है और एक जनरल कंक्लूजन निकाल ली है कि बास्केट में सारे आम ही कच्चे हैं। तो एक्सपेरिमेंट की एक स्पेसिफिक आउटपुट को देख के हमने एक जनरलाइज्ड कंक्लूजन निकाल लिया है। नतीजा अखज़ करने का ये तरीका यानी स्पेसिफिक टू जनरल को इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। यानी कुछ पे एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट देखा और जनरल फतवा सब पे लगा दिया। इंडक्टिव रीजनिंग लॉजिकली ट्रू होती है, मगर रियलिस्टिकली वो ट्रू हो भी सकती है और नहीं भी। क्या मतलब? चलें एक एग्जांपल देखते हैं। स्टेटमेंट 1 ये कहती है कि मैंगो इज़ अ फ्रूट और स्टेटमेंट 2 कहती है कि द बॉक्स इज़ फुल ऑफ फ्रूट्स। हम इन दो स्टेटमेंट से कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि द बॉक्स इज़ फुल ऑफ मैंगोज़। यहाँ स्टेटमेंट 1 और 2 तो ट्रू हैं, मगर जो कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया है ऑल्दो लॉजिकली ट्रू है, मगर बास्केट में मैंगो के अलावा कोई भी और फ्रूट हुआ तो कंक्लूजन रियलिस्टिकली ट्रू नहीं होगा। यानी कंक्लूजन इज़ लॉजिकली ट्रू बट नॉट डेफिनेटली ट्रू, और इसको कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। दूसरी तरफ हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग होती है, जिसमें अप्रोच जनरल आर्गूमेंट से स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ जाती है, और इंडक्टिव रीजनिंग के बरअक्स डिडक्टिव रीजनिंग हमेशा ट्रू होती है। मिसाल के तौर पे स्टेटमेंट 1 ये कहती है कि ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स और स्टेटमेंट 2 कहती है कि ऑल फ्रूट्स हैव सीड्स। तो इन दो स्टेटमेंट से हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ करते हैं? हम कह सकते हैं कि मैंगोज हैव सीड्स। यहाँ स्टेटमेंट 1 और 2 ट्रू हैं और कंक्लूजन भी हमेशा ट्रू होगा। सब मैंगोज में सीड्स होते हैं। इसलिए ये टू एग्जांपल्स क्लियर आइडिया देती हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग का। कुछ सेकंड्स रुक कर इन दोनों केसेस पर एक नज़र लगाएं। अब वापस चलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग की तरफ। क्या आप जानते हैं कि इंडक्टिव रीजनिंग मैथमेटिक्स में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है? किसी पर्टिकुलर केस में पैटर्न को ऑब्जर्व करके हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं जनरल कंक्लूजन कुछ आउटकम्स को देखकर। वो कंक्लूजन जिस पे हम इंडक्शन की वजह से पहुँचें उसे कंजेक्चर कहते हैं। रिपीट कर दूं, वो कंक्लूजन जिस पे हम इंडक्शन की वजह से पहुँचें उसे कंजेक्चर कहते हैं। सादा लफ्ज़ों में कंजेक्चर उस हाइपोथेसिस को कहते हैं, यानी प्रिडिक्शन, पेशन गोई, जो कि प्रूव ना हुई हो, और कंजेक्चर को प्रूव करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है। और अब हम इंडक्शन ही को यूज़ करते हुए कंजेक्चर्स को प्रूव करेंगे। इस एक्सप्रेशंस को देखें। ये फर्स्ट एन पॉजिटिव इवन इंटीजर्स का सम है, जिसमें एन कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। इस एक्सप्रेशन के लिए हम एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, एन मल्टीप्लाई बाय एन प्लस 1। ये फॉर्मूला हमने कैसे निकाला और हमें कैसे पता कि ये किसी भी नेचुरल नंबर एन के लिए एप्लीकेबल है? हम फार्मूले की रिलायबिलिटी को एन की तमाम टर्म्स के लिए 1 बाय 1 चेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। लिहाजा फार्मूले की वैलिडिटी को तमाम वैल्यूज़ पर साबित करने के लिए हमें डोमिनो इफ़ेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो ये दिखाएगा कि अगर फार्मूला फर्स्ट इंटीजर के लिए ट्रू हो तो ये सेकंड के लिए भी ट्रू होगा और बाकियों के लिए भी। डोमिनो इफ़ेक्ट से हमारी क्या मुराद है? सपोज़ करें आप बहुत से डोमिनोज़ को एक दूसरे के आगे पीछे खड़ा कर देते हैं। आप इनको किस तरह से खड़ा करेंगे कि जब आप पहले डोमिनो को हिट करें तो बाकी सब भी यकीनी तौर पे गिरें? लॉजिकली तो हम सब जानते हैं कि हमने अपना गोल कैसे अचीव करना है, मगर मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं? एक तो ये कि जब पहला डोमिनो गिरे तो वो दूसरे डोमिनो से टकराए, और दूसरा ये
कि हर डोमिनो अपने से नेक्स्ट वाले से टकराएगा और हर डोमिनो गिरेगा। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हों तो चाहे जितने मर्जी डोमिनोज हों हम खड़े कर लें, वो सब लाजमी गिरेंगे। इसी तरह मैथ्स में कोई फार्मूला प्रूफ करने के लिए उसे भी दो कंडीशंस को प्रूफ करना होगा, जो कि हम 3 स्टेप्स में परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज़ अ फैक्ट, जिसको हम बेस केस भी कहते हैं, और फार्मूला ट्रू होगा अगर P ऑफ 1 इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट कर रहा है पहली टर्म को, मगर P क्या है? P प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है। कुछ लोग इसको प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसकी डेफिनेट वैल्यू होती है। ये वैल्यू ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी। फर्ज करते हैं एक स्टेटमेंट के x इज़ कोल्ड, तो P ऑफ x ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी, डिपेंडिंग अपॉन कि x क्या चीज़ है। जब x बर्फ़ होगा तो P ऑफ x ट्रू होगा, और जब x आग होगा तो P ऑफ x फॉल्स होगा। ओके, तो अब हमें फर्स्ट कंडीशन समझ आ गई है टू प्रूव अ स्टेटमेंट ट्रू। सेकंड कंडीशनल प्रॉपर्टी है, जिसको इंडक्टिव केस भी कहते हैं। इस केस में 2 स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं। अगर हम एज्यूम करें कि फार्मूला ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k, तो ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा, जो कि डोमिनोज इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि P ऑफ k ट्रू है, मतलब P ऑफ k प्लस 1 भी ट्रू होगा। ये जो एजम्पशन हमने की थी फार्मूला इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, इसको कहते हैं इंडक्टिव हाइपोथेसिस। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। इसको हम कह देते हैं P ऑफ n। अब हम फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं। जब n इज इक्वल टू 1 है, इसमें P ऑफ 1 को ट्रू होना लाजमी है। अब इक्वेशन की लेफ़्ट साइड को देखें। जब n 1 है तो हम सिर्फ फर्स्ट टर्म को कंसिडर करेंगे, तो P ऑफ 1 फॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2। अब हम राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं। P ऑफ 1 फॉर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2। तो पहली कंडीशन प्रूव हो गई है। अब हम सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं, और हम पहले एज्यूम करते हैं कि n इज इक्वल टू k है, तो P ऑफ k के क्या वैल्यू होगी? 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू 2k इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1। और इस अजम्पशन को लेकर अब हमने प्रूव करना है कि स्टेटमेंट k प्लस 1 के केस के लिए भी ट्रू है। P ऑफ k प्लस 1 की लेफ्ट हैंड साइड है 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू 2k प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, इस पार्ट को देखें। हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये इक्वल है k मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 के, लिहाजा इसको हम रिप्लेस कर देते हैं k मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 से, और रिमेनिंग 2 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 एज इट इज़ लिख देते हैं। अब इनमें k प्लस 1 कॉमन है तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, और ये बन जाएगा k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 2। अब राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करने के लिए हम इस एक्सप्रेशन में मौजूद k को k प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे, और यूँ हमारी राइट हैंड साइड बन जाएगी k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 प्लस 1, और इससे हमें मिल जाता है k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 2। लिहाजा हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू इट्स राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि P ऑफ k प्लस 1 इज़ ट्रू, और यूँ हमारा इंडक्टिव प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इसलिए बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम कह सकते हैं कि P ऑफ n इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n। एक्सरसाइज 7.1 ये मैथमेटिकल इंडक्शन की एक्सरसाइज है, और इसके फर्स्ट 11 क्वेश्चंस की यही पंच लाइन है कि एस्टैब्लिश द फार्मूलाज गिवन बिलो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। मैं पहले क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, बाकियों में नहीं लिखूंगा, सिर्फ बोल दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट प्लस 2n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1। इसको हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करना है, और इसके 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करते हैं, n की वैल्यू 1 ले लेते होते हैं। ये बेस स्टेप होता है, और n की वैल्यू 1 लेने का मतलब ये है कि या तो आप पहली टर्म उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लें, या फिर जो आखिरी टर्म है लेफ्ट हैंड साइड की उसके n की जगह 1 पुट कर दें। तो हम कर लेते हैं 2 इंटू 1, और राइट हैंड साइड पे भी जहाँ जहाँ n है उसके अंदर 1 पुट कर दें, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1। अब देखें ये 1 प्लस 1 मिल के 2 बन जाता है,
और ये यहाँ पे 2 ही है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा बेस स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप क्या था कि k की वैल्यू ली जाती है n के इक्वल, यानी n इज इक्वल टू k सपोज किया जाता है कि इसके लिए वैल्यू हमारी ट्रू है। ये इंडक्टिव स्टेप है। तो इसमें हम लोग जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको एज इट इज़ उतारते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ n है उसकी जगह k लिख लेते होते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई और ये राइट हैंड साइड आ गई। तो एज इट इज़ प्रूव हो गया ये वाला। प्रूव नहीं, सॉरी, कह लें कि बस ये हम लोगों ने लिख लिया, एज्यूम कर लिया कि ये प्रूवन है। स्टेप नंबर 3, इसमें हम लोगों ने क्या करना होता है कि n की वैल्यू लेनी होती है k+1, यानी अगली सीढ़ी पे कदम रखना होता है। तो ये जो पिछला था स्टेप 2, इसमें हमारे पास kth टर्म तक के लिए तो थी गिवन इक्वेशन, हमने बना लिए, एज्यूम कर लिए। हम इसी को ओपन करेंगे, एक्सपेंड करते हैं, खोल के लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसको थोड़ा खोल के लिख लेते हैं ताकि k+1 सीढ़ी के लिए जगह रहे लेफ्ट साइड पे। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने k+1 लिखना है। तो जहाँ पे पहले k था या जहाँ पे n था, इनकी जगह k+1 लिखना है, यानी +2 इंटू k+1। अब इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हमने 2 इंटू k+1 रखा है तो राइट हैंड साइड पे भी 2 इंटू k+1 लिखेंगे। लेकिन याद रहे कि अभी जो हम लोगों ने ये स्टेप किया है, ये हम लोग ने स्टेप 2 की बेसिस पे किया है। हम लोगों ने ऊपर वाली टर्म के अंदर यहाँ पे k+1 या यहाँ पे k+1 नहीं डाला। लिहाजा जब भी कभी अब हमने इस वाली स्टेप को अभी सॉल्व करना है, तो ये जो राइट हैंड साइड है इसको हम लोगों ने सम ऑफ k+1 की इक्वल लेकर आना है। यानी अगर इस n की जगह k+1 डाला जाता और इस n की जगह k+1 डाला जाता, तो जो ये टर्म बनती इसकी इक्वल हम लोगों ने लेकर आना है। तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। देखें दोनों में k+1 मौजूद है, तो k+1 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, इधर k और इधर +2। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। k+1 एज इट इज़ उतारा। इस k+2 को देखें हम लोगों ने आखिर में ये चीज़ बनानी है, तो हम लिख सकते हैं k+1 बहुत छोटा सा सवाल था ये। देखें k+1 इसकी इक्वल आ गया है और ये भी k+1 की जगह ये k+1 पड़ा हुआ है। लिहाजा हमारी इंडक्शन कंप्लीट हो गई है और ये प्रूव हो गया है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है थ्रू मैथमेटिकल इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, 1 + 5 + 9 + ... +4 × n - 3 इज इक्वल टू n × 2n - 1। इसको भी हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। तो स्टेप 1 क्या होता है कि n इज इक्वल टू 1 लेते हैं और इसके लिए जो हमारे क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड है उसकी आखिरी टर्म देखें, वो है 4n - 3। उसमें 1 पुट कर देंगे तो वो बन जाएगा 4 × 1 - 3। और राइट हैंड साइड पे भी जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 1 लगाएंगे तो बन जाएगा 1 × 2 × 1 - 1, तो वो लिख लेते हैं। अब देखें ये 2 1 ज़ा 2 होता है, -1, 2 - 1 हो जाता है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। और यहाँ देखें 4 × 1 4 होता है और 4 - 3 इज़ 1, तो ये हो गया 1 और राइट हैंड साइड पे भी आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने प्रूव कर दिया। स्टेप 2 में हम लोगों ने एज्यूम करना होता है कि n इज इक्वल टू k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम एज इट इज़ जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन में n है वहाँ पे k पुट इन कर देते हैं। तो ये हमारी बन जाएगी स्टेटमेंट 1 + 5 + n + ... +4k - 3 और राइट हैंड साइड पे आ जाएगी k × 2k - 1। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 लेंगे जिसमें n इज इक्वल टू k+1 लेना होता है और ये हमारी इंडक्शन का स्टेप स्टार्ट होता है। और जो स्टेप 2 है उसके मुकाबले में एक स्टेप हम लोगों ने आगे जाना होता है, यानी एक सीढ़ी चढ़ जानी होती है k+1। इसलिए हम लोग स्टेप 2 के अंदर जो हमारी इक्वेशन बनी थी उसको हम थोड़ा सा खोल के लिख लेते हैं ताकि अगली सीढ़ी चढ़ने के लिए जगह हो। और वो सीढ़ी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे चढ़ते हैं, यानी यहाँ पे। तो जहाँ पे 4k - 3 था या 4n - 3 था, n की जगह हम लोग लिख लेंगे k+1। तो ये 4k - 3 की जगह बन जाएगा इस साइड पे +4 × k+1 होल -3। ठीक है, k की जगह k+1 आ गया, -3 एज इट इज़ है। और जब एक चीज़ हमने लेफ्ट साइड पे ऐड की है तो यही राइट साइड पे भी ऐड करेंगे मैथमेटिक्स के उसूलों के मुताबिक। लेकिन ये इक्वेशन हम लोगों ने बनाई है इंडक्शन के थ्रू। ज़्यादा हमारी जो राइट हैंड साइड है असल में होनी चाहिए क्वेश्चन के राइट हैंड साइड की इक्वल, जब उसमें k+1 डाला जाए। यानी जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे k+1 डाला जाए। एक दूसरा n भी है तो यहाँ पे भी k+1 डाल दिया जाए। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इस राइट हैंड साइड को, और इसको देखते हुए यहाँ तक हम लोगों ने पहुँचना है। तो देखें इसके अंदर से हम लोग k को 2k - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2k² - k। और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो +4k, 4 को जब k से मल्टीप्लाई किया और अंदर ही जब 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा +4। और फाइनली आखिर में -3 अलहदा से वो एज इट इज़ लिख लेंगे। अभी 4k और -k ऐड होके 3k बन जाएंगे और 4 और -3 ये ऐड होके बन जाएगा 1। तो हम लोग लिख लेते हैं इक्वल टू 2k²
+3k इनकी जगह और इसकी जगह +1। अब हम इसको दोबारा से फैक्टर्स निकालते हैं इसके। जो बाहर वाली टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 2k²। यानी हमने इस 3k को ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 2k² आए और ऐड करें तो 3k आए। बड़ा ही सिंपल है, 2k और +k। देखिए 2k और +k को ऐड करें तो 3k बन जाता है और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 2k² बन जाता है। अब हम लोग इसमें से कॉमन लेते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे जो दो टर्म्स हैं इनमें 2k कॉमन आ रहा है, तो 2k इंटू k+1 और राइट साइड पे k+1 एज इट इज़। अब क्या करेंगे, अब देखें इसको अगर सेंट्रल प्लस माने तो इसके राइट साइड पे भी k+1 है और लेफ्ट साइड पे भी k+1 है। याद आ, k+1 को हम कॉमन ले लेते हैं और बाकी अंदर क्या बच जाएगा, 2k+1। हम लोगों ने इधर पहुंचना है तो इसके ऊपर नज़र उड़ाएं, इसमें तो -1 है, तो हम लोगों को एक -1 और +1 ऐड कर देते हैं ताकि सिंपल इस यहाँ तक पहुँचने में आसानी हो जाए। ठीक है, ये -1 और +1 मैंने खुद से ऐड कर दिए। ठीक है, -1 ऐड किया तो +1 अभी ऐड करेंगे। -1 इसलिए लेके आए क्योंकि इस क्वेश्चन के हम लोगों ने एंड पे जो चीज़ प्रूव करनी है वो -1 निकलानी है, तो -1 ले आए। अब ये +1 और +1 ऐड होके बन जाएगा +2 और देखिए हमारे आंसर के करीब आना शुरू हो जाएगा। इक्वल टू k+1 इंटू ये 2k और ये दोनों को प्लस करके +2 और ये -1। अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, इक्वल टू k+1, ये दूसरी ब्रैकेट लगा दी, 2 कॉमन निकल आया, ये बन गया k+1 और ब्रैकेट क्लोज -1। अभी आप देखें ये k+1 वहाँ पे मौजूद है, ये k+1 वहाँ पे मौजूद है, हमारी राइट हैंड इक्वल हो गई है, तो ये प्रूव हो गया थ्रू मैथमेटिकल इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, 3 + 6 + 9 + डॉट 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 + 3n = 3n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको भी मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने प्रूफ करना है। तो पहला स्टेप हमारा होता है कि n ले लेते होते हैं इक्वल टू 1 और इसका मतलब होता है जो लेफ्ट हैंड साइड की जो आखिरी टर्म है यानी 3n, उसके अंदर n की जगह 1 डाल देते हैं तो ये बन जाता है 3 × 1 और राइट हैंड साइड पे भी जहाँ जहाँ पे n है उसकी जगह 1 डाल देंगे तो वो बन जाएगा 3 × 1 इंटू 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे 3 × 1 3, राइट हैंड साइड पे ऊपर देखें 1 + 1 और नीचे 2, ऊपर वाला 1 + 1 2 बनता है, लिहाजा वो नीचे वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास बच जाएगा 3, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फर्स्ट स्टेप हमारा प्रूव हो गया। सेकंड स्टेप में हम लोगों ने एज्यूम करना होता है कि अगर n की वैल्यू k हो तो हमारा जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट ट्रू है, यानी जो क्वेश्चन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं जो हैं वहाँ पे जहाँ पे n लिखा हुआ है वहाँ पे k लिख देना है। तो ये बन जाएगा 3 + 6 + n + डॉट 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 +3k और राइट साइड वाली टर्म हो जाएगी इक्वल टू 3k इंटू k+1 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा सेकेंड टर्म ओके हो गया। अब इंडक्टिव स्टेप है जो स्टेप 3 है जिसमें n इज इक्वल टू k+1 हम लोगों ने प्रूव करना होता है और इसके लिए हम लोगों ने सेकंड स्टेप से ही लीड लेनी होती है। सेकंड स्टेप के अंदर हम लोगों ने जब एक स्टेप और जाएंगे तो वो हो जाएगा k+1, लिहाजा सेकंड स्टेप की जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा खोल के लिख लें ताकि इसमें एक और स्टेप चढ़ने की जगह हो। यानी पहले 3k था, अब k की जगह k+1 करेंगे, +3 इंटू k+1 इस साइड पे ऐड कर दिया। तो मैथ्स में जब भी कोई लेफ्ट साइड पे ऐड की जाए चीज़ तो वही राइट साइड पे भी ऐड की जाती है, लेकिन ये जो हम लोगों ने राइट हैंड साइड पे चीज़ लाई है ये हम लोगों ने सेकंड स्टेप की मदद से लाई, इंडक्टिव स्टेप से। फाइनली जब इसको हम लोगों ने लेकर आना है वो लेकर आना है अपने क्वेश्चन के अंदर, जहाँ जहाँ पे n है अगर वहाँ पे k+1 डाला जाए तो उसके नतीजे में जो राइट हैंड साइड बनती है वो होता है सम ऑफ k+1 टर्म। तो इसके बराबर हम लोगों ने लेकर आना है अपने राइट हैंड साइड को। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वाली टर्म तो एज इट इज़ उतार ली, राइट वाली टर्म चूँकि फ्रैक्शन में नहीं लिखी हुई लिहाजा उसको पहले हम लोगों ने फ्रैक्शन बनाना है। तो नीचे हम लोग अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे 2 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 6 इंटू k+1। अब इन दोनों टर्म्स को ऐड कर सकते हैं, तो हम लोग कर लेते हैं। नीचे 2 आ गया फ्रैक्शन और ऊपर हम लोग देखें क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। एक तो k+1 कॉमन आ रहा है, दूसरा 3 कॉमन आ रहा है क्योंकि ये 6 का मतलब होता है 2 × 3। तो बाहर हम लोग लिख लेते हैं 3 इंटू k+1 और ब्रैकेट के अंदर क्या चीज़ आ जाएगी, लेफ्ट साइड पे सिर्फ k बचा है और राइट साइड पे देखें 6 में से 3 बाहर आ गया था तो अंदर 2 बच गया था। तो ये हमारा काफ़ी करीब आ गया, इसके राइट साइड को देखते हुए चलें। 3 इंटू k+1 डिवाइड बाई 2, सिर्फ ये वाला k+1 k+2 को अब हम लोग क्या कर देंगे, k+1 करके लिख देंगे। अब देखें ये वाला k+1 भी मौजूद है, ये वाला k+1 भी मौजूद है, लिहाजा हमारा सॉल्व हो गया है और ये बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k+1। क्वेश्चन नंबर 4, 3 + 7 + 11 अप टू 4n - 1 इज इक्वल टू n इंटू 2n + 1। इसको भी मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने प्रूव करना है।
तो स्टेप वन हमारा होता है n इज़ इक्वल टू 1 लिया जाता है, और इसके लिए जो हमारी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड की आखिरी टर्म है यानी 4n-1, उसमें n की जगह 1 पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 1-1। और राइट हैंड साइड पे भी n की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब ये देखें लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा बन रहा है 4-1 3, और राइट हैंड साइड पे ये अंदर 2 + 1 3 हो जाता है, और 3 × 1 होता है 3। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, पहला स्टेप ओके हो गया। स्टेप 2 में हम लोगों ने एज्यूम करने था कि n इज इक्वल टू अगर k हो तो हमारी क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसका आसान स्टेप है कि जो क्वेश्चन के अंदर गिवन n है वहाँ पे k पुट कर दें। तो लेफ्ट साइड पे हमारा आ जाता है 3 + 7 + 11 अप टू 4k-1, और राइट साइड पे आ जाता है k इंटू 2k+1। तो दो स्टेप्स हो गए। थर्ड स्टेप जो इंडक्टिव स्टेप है उसमें हम लोग लेते हैं n इज इक्वल टू k+1, और n इज इक्वल टू k+1 जो हम लोग लेंगे अब लेंगे सेकंड स्टेप की मदद से। तो सेकंड स्टेप से अगला स्टेप हमने चढ़ना है k+1। तो लिहाजा जो सेकंड स्टेप के अंदर जो हमारी इक्वेशन बनी थी उसके अंदर हम लोग खोल के लिख लेते हैं थोड़ा, और ताकि अगले स्टेप k+1 की जगह बच जाए यहाँ पे। और वो कहाँ से आएगा, इधर से ही k की जगह k+1 लिखेंगे तो बच, और ब्रैकेट में 4 इंटू ब्रैकेट k+1 -1। और लेफ़्ट साइड पे जो चीज़ लिखते हैं वही राइट साइड पे भी हम लोग लिखते हैं मैथमेटिक्स की इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब देखिए ये जो हमारी राइट हैंड साइड आई है, लेफ्ट हैंड साइड का काम पूरा हो गया, ख़त्म हो गया। ये जो राइट हैंड साइड हमारी पे आई है, ये आई है इंडक्शन के थ्रू यानी सेकंड स्टेप के थ्रू। असल में तो राइट हैंड साइड आनी चाहिए है मेन क्वेश्चन के अंदर। अगर k+1 डाला जाए n की जगह, जहाँ पे ये n है उसकी जगह k+1 डालें, ये n है इसकी जगह भी k+1 डालें। तो अब हम लोगों ने अपनी इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करके यहाँ लेके आना है। तो चले चलते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा 2k² + k, और अगले में बन जाएगा +4k + 4, और आखिर में -1 रह गया तो -1। अब जो है ये 2k² एज इट इज़ है, 4 और k और k मिल के बन जाएगा 5k, और 4 - 1 बन जाएगा 3। तो ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन 2k² + 5k + 3। अब इसके फैक्टर्स लेंगे, फैक्टराइज करेंगे। 5k के ऐसे फैक्टर्स बनाएं कि जिनको प्लस करें तो वो 5k आए, और मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, 3 × 2k² से मिलता है 6k²। तो बड़ा ही आसान है, 3k और 2k, यहाँ पे 2k है तो हम लोग लेफ्ट साइड पे 2k लिखेंगे और राइट साइड पे 3k। तो ये आ जाएगा 2k² + 2k + 3k + 3। अब देखें इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, हाँ लेफ़्ट वाली दो टर्म्स में से 2k कॉमन आ जाता है, अंदर बच जाएगा k+1, और राइट वाली दोनों टर्म्स में 3 कॉमन आ रहा है, 3 बार लेंगे अंदर बच जाएगा k+1। अब दोबारा से एक दफ़ा देखें k+1 कॉमन आ रहा है दोनों साइडों पे, और इन दोनों में से k+1 अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास अंदर बच जाएगा 2k + 3। क्वेश्चन के करीब करीब जाना शुरू हो गए हैं, k+1 हमारा आ चुका है। लेकिन हमें +3 तो नहीं चाहिए, हमारी आखिरी टर्म क्या होनी चाहिए, +1। तो इस +3 को हम लोग स्प्लिट कर देते हैं ऐसे, एक +1 तो अलहदा कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड वाला k+1, राइट वाली को लिख देंगे 2k + 2 + 1। अब इसके क्या करें, ये देखें 2k + 2 जो आया है इसमें से हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं, इसको देखते हुए चलेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया k+1 इन द ब्रैकेट 2, और फर्दर ब्रैकेट में k+1 + 1। अब ये देखें ये k+1 उधर आ चुका है, ये k+1 भी इधर आ चुके हैं। तो ये हमारा प्रूव हो गया फॉर n इज इक्वल टू k+1 थ्रू मैथमेटिकल इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, 1³ + 2³ + 3³ अप टू n³ इज इक्वल टू इन द ब्रैकेट n × n+1 / 2 होल स्क्वायर। तो पहले स्टेप के अंदर हम लोगों ने करना क्या होता है कि n इज इक्वल टू 1 लेते हैं, और जो क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड की आखिरी टर्म है जो कि यहाँ पे n³ है उसमें n की जगह 1 डाल देते हैं, तो ये बन जाएगा 1³। और राइट हैंड साइड पे भी जो टर्म है उसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 1 डाल देंगे। अब जो राइट हैंड साइड है इसमें देखें यहाँ पे 1 + 1 है और ये नीचे 2 है, तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है और राइट हैंड साइड पे 1 का स्क्वायर वो भी 1 है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पहला स्टेप तो ओके हो गया। सेकंड स्टेप में हम लोगों ने एज्यूम करना होता है कि फॉर n इज इक्वल टू k जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो ट्रू है। लिहाजा एज इट इज़ हम लोग बस जहाँ पे जो क्वेश्चन के अंदर n है वहाँ पे हम लोग k डाल देंगे। तो ये क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट फॉर स्टेप 2 बन जाएगी 1³ + 2³ + 3³ अप टू k³ इज इक्वल टू इन द ब्रैकेट k × k+1 / 2 होल स्क्वायर। अब स्टेप 3 जो कि इंडक्टिव स्टेप का मेन हिस्सा है उसमें हम लोगों ने यूज़ करना होता है n इज इक्वल टू k+1, और इसको करने के लिए हम लोग स्टेप 2 की इक्वेशन से मदद देते हैं, और स्टेप 2 की इक्वेशन से अगला स्टेप हमारा होगा, अगली स्टेप लेनी है k+1। तो इसको हम लोग थोड़ा खुला लिख लेंगे ताकि अगला स्टेप रखने की जगह हो। पिछला स्टेप था k³, अगला होगा k+1 होल क्यूब। और लेफ्ट साइड पे इक्वेशन के हम लोगों ने k+1 होल क्यूब ऐड किया है, तो राइट साइड पे भी यही ऐड कर लेते हैं k+1 होल क्यूब। अब ये जो हमारी राइट हैंड साइड आई है ये आई है थ्रू इंडक्शन।
असल में जो राइट हैंड साइड हम लोगों ने प्रूव करनी है वो करनी होती है सम ऑफ के प्लस वन टर्म्स। अगर इसमें के प्लस वन डाला जाता, यानी एन की जगह के प्लस वन और इस एन की जगह भी के प्लस वन, तो ऐसी सूरत हाल में अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है इस तरह कि इसकी इक्वल आ जाए। तो चलें इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और ये बन जाएगा, ये देखें इससे क्या बनेगा, के स्क्वेयर और ये के वन से मल्टीप्लाई हुआ तो बल्कि नहीं, ये के इधर स्क्वेयर है और ये के प्लस वन का होल स्क्वेयर, और नीचे टू है, टू का स्क्वेयर क्या होता है 4, और यहाँ पे क्या है के प्लस वन होल क्यूब। अब आप देखें इन दोनों के अंदर से के प्लस वन होल स्क्वेयर मैं कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे के प्लस वन स्क्वेयर है और यहाँ पे के प्लस वन होल क्यूब है, तो दोनों में से के प्लस वन होल स्क्वेयर कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया, इस साइड पे के स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ पे बच गया है के प्लस वन। अब हम लोगों ने इन दो को ऐड करना है, तो नीचे हमारे पास 4 यहाँ पे हम लोगों को डालना है, तो एक लाइन खींच के यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, तो के प्लस वन होल स्क्वेयर इन द ब्रैकेट लेफ्ट साइड पे के स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4, और अगर राइट साइड पे नीचे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर क्या क्या बन जाएगा 4k प्लस 4। अब हम लोग जो है के प्लस वन होल स्क्वायर एज इट इज़ लिखा, और ये 4 चूँकि सबके नीचे है कॉमन डिनोमिनेटर आ सकते हैं, तो इसके नीचे भी लिख लेते हैं, तो लंबी लाइन लगाई और नीचे 4 लिख लिया। अभी यहाँ पे देखें यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास के स्क्वेयर प्लस 4k प्लस 4। अब ये देखें ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वेयर बन रहा है, यानी के प्लस टू होल स्क्वेयर। ऊपर देखते हुए नज़र चलाएंगे ना तो आपको आसानी होगी। अभी ये देखें के प्लस वन होल स्क्वायर के प्लस टू होल स्क्वायर, नीचे तो ये टू क्या चक्कर है भाई, या समझ आ गई। ये देखें ऊपर स्क्वायर है, तो हम लोगों ने क्या करना है, इस 4 को लिख लेना है 2 स्क्वायर। अभी करीब आ गए हैं बिल्कुल, और बस ये के प्लस टू से जान छुड़ानी है। इसको क्या लिख लेंगे, इसको तो लिख लेंगे के प्लस वन होल स्क्वायर, इसको लिख लेंगे के प्लस वन और नीचे 2 स्क्वायर मैंने सबका गायब कर दिया, क्यों, क्योंकि आप दोनों राइट साइड को देखते हुए चल रहे थे। देखें ऊपर होल स्क्वायर है, अभी इसका अगर होल स्क्वायर ले लें तो अब हमारी दोनों राइट हैंड साइड इक्वल हो गई हैं। देखें ये के प्लस वन वहाँ पे है, ये के प्लस वन वहाँ पे है, बाकी एज इट इज़ है। तो अब हमारा प्रूफ हो गया है फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन थ्रू मैथमेटिकल इंडक्शन कि ये जो क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट है ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 6, 1 इंटू वन फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू टू फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू थ्री फैक्टोरियल अप सो ऑन एन इंटू एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन प्लस वन होल फैक्टोरियल माइनस वन। इसको हमने सॉल्व करना है थ्रू मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रूफ करना है इसको। और पहला स्टेप होता है एन इज इक्वल टू वन की वैल्यू लेते हैं, और उसके लिए हम लोग क्वेश्चन के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड की आखिरी टर्म है एन इंटू एन फैक्टोरियल, इसमें जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे वन लिख लेंगे, यानी वन इंटू एन फैक्टोरियल, और राइट हैंड साइड पे भी जहाँ पे वन है एन है वहाँ पे वन लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा वन प्लस वन होल फैक्टोरियल माइनस वन। इसको सॉल्व करेंगे तो वन फैक्टोरियल वन होता है, वन इंटू वन फैक्टोरियल वन, और राइट साइड पे अगर रखें तो ये वन प्लस वन टू होता है, टू होल फैक्टोरियल टू होता है, टू माइनस वन इज इक्वल टू वन। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, स्टेप वन सॉल्व हो गया। सेकंड स्टेप हमारा होता है कि हम एज्यूम करते हैं कि एन इज इक्वल टू के के लिए भी ये वाला जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ये ट्रू है। तो बहुत आसान स्टेप है, इसमें जहाँ जहाँ क्वेश्चन के अंदर एन लिखा हुआ है वहाँ पे के लिख लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरह आ जाएगा के इंटू के फैक्टोरियल तक, और राइट हैंड साइड पे के प्लस वन होल फैक्टोरियल माइनस वन तक। अब हम लोग इंडक्शन का मेन स्टेप कर रहे हैं, स्टेप 3, जिसमें हम लोगों ने यूज़ करना होता है एन इज इक्वल टू के प्लस वन, और इसको करने के लिए हम लोग स्टेप 2 का सहारा लेते हैं, और स्टेप 2 के तक था और स्टेप हमारा 3 है के प्लस वन तक, यानी अगली सीढ़ी चढ़नी है। तो हम लोग इस स्टेप को थोड़ा सा खोल के लिख लेते हैं ताकि अगला स्टेप अगला कदम रखने के लिए जगह हो। तो ये के तक था, अगला हमारा होगा के प्लस वन इंटू के प्लस वन होल फैक्टोरियल तक। और जब इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोगों ने एक चीज़ ऐड की है तो राइट हैंड साइड पे भी वही चीज़ ऐड कर लेते हैं। यहाँ से असल सवाल स्टार्ट होता है कि अभी जो हमारी ये राइट हैंड साइड बनी है ये इंडक्टिव स्टेप के थ्रू बनी है। असल में तो यहाँ पे अगर हम लोग जो है के प्लस वन डालें तो जो ये है ये सम ऑफ के प्लस वन होना चाहिए, और ये हमारे पास आंसर आना चाहिए। और ये तभी है जब एन की जगह हम लोगों ने यहाँ पे के प्लस वन पुटअप किया होता तो ऐसी सिचुएशन आती। लिहाजा अब इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है और ये हम लोगों ने आंसर निकालना है। तो चलें चलते हैं के प्लस वन होल फैक्टोरियल। अब ये चूँकि के प्लस वन वाली टर्म है इनको हम लेफ़्ट लेके आते हैं क्योंकि फैक्टोरियल भी है, तो इसको इधर ले आते हैं और आखिर में माइनस वन लिख लेते हैं। अब देखें ये जो लेफ़्ट वाली दो टर्म्स हैं इनके अंदर क्या चीज़ कॉमन है, के प्लस वन फैक्टोरियल। तो हम लोग के प्लस वन फैक्टोरियल बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा वन प्लस के प्लस वन, और बार बार क्या बच गया माइनस वन। तो अभी देखें ये ऊपर वाले को देखते हुए चलना है आपने, ठीक है। तो ये के प्लस वन फैक्टोरियल है, ये क्या है के प्लस टू,
और ये -1 एज इट इज़। अब ये तो अजीब उल्टा लिख दिया गया है जी, देखा है, ये इस तरह का लिखा गया है जैसे 8 फैक्टोरियल है और यहाँ पे उससे बड़ा नंबर, हालांकि होना उल्टा चाहिए। जब 9 मल्टीप्लाई बाई 8 फैक्टोरियल हो तो हम लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल। तो हम लोग इसको भी रीअरेंज कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं k+2 और बाद में k+1 होल फैक्टोरियल और -1। अब इस k+2 इंटू k+1 होल फैक्टोरियल को हम लोग लिख लेते हैं k+2 होल फैक्टोरियल, जिस तरह यहाँ पे मैंने समझाया, और -1। अब आप अपने आंसर को देखते हुए चलें तो ये k+1+1 हम लोग इसको इस तरह खोल लेते हैं, k+1+1 होल फैक्टोरियल -1, और ये देखें ये k+1 वहाँ पे आ गया है और दोनों राइट हैंड साइड एक जैसी आ गई हैं। तो इसका मतलब है हमारा n=k+1 के लिए प्रूव हो गया है थ्रू मैथमेटिकल इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 अप टू n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइड बाई 3। इसको हमने प्रूव करना है थ्रू मैथमेटिकल इंडक्शन। तो पहला स्टेप हमारा होता है कि n इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, और जो क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड की आखिरी टर्म है जो कि है n इंटू n प्लस 1, उसमें इस 1 को पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1। इसी तरह राइट हैंड साइड पर भी जब हम पुट करेंगे तो वो हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 3। अब इसको सॉल्व करना है, लेफ्ट साइड पे देखें तो 1 इंटू 1 प्लस 1 से 2 आ जाता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। और राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो ये 1 प्लस 2 3 होता है और ये नीचे वाले 3 से कट जाएगा, तो ये 1 प्लस 1 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर स्टेप 1। अब हम चलते हैं स्टेप 2 के लिए, जो कि है n इज इक्वल टू k सपोज करते हैं हम लोग, और उसके लिए समझ लेते हैं कि हमारी जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो उसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ पे k लिख लेते हैं और एज इट इज़ उतार लेते हैं। तो ये हमने लेफ्ट साइड उतार ली k इंटू k+1 तक, और राइट हैंड साइड के अंदर करेंगे तो k इंटू k+1 इंटू k+2 डिवाइड बाई 3। तो ये हम लोगों ने सेकंड स्टेप लिख लिया। और स्टेप 3 हमारा मेन इंडक्शन का स्टेप है, जिसमें हम लोगों ने लेना होता है n इज इक्वल टू k+1, और उसको स्टेप 2 से ही हम लोग डिड्यूस करते हैं, यानी स्टेप 2 के अंदर से एक स्टेप आगे जाएंगे k+1। इसलिए हम लोग स्टेप 2 के अंदर जो इक्वेशन निकली है उसको थोड़ा सा खोल के लिख लेते हैं, ताकि अगला कदम रखने के लिए जगह हो लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इसमें जहाँ जहाँ k था, जिस तरह ये है तो उसकी जगह k+1 लिख लेंगे, ये भी k है उसकी जगह k+1 लिख लेंगे। अगला स्टेप हमारा बन जाएगा k+1 इंटू k+1 प्लस 1। ऐसी जगह पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं ज़्यादा, ये k की जगह आपने k+1 लिखना है, मैंने इसीलिए कलर ब्लू करके रखा है। लेफ्ट हैंड पे अगर कोई हमने एक चीज़ इक्वेशन के ऐड की है तो वही राइट हैंड साइड पे हम लोग ऐड कर लेंगे। अब हम लोगों ने जो राइट हैंड साइड है इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है और इसको इक्वल लाना है सम ऑफ k+1 टर्म्स के। अगर k+1 डाला जाता इक्वेशन जो मेन है क्वेश्चन 7 की उसकी राइट हैंड साइड पे, ठीक है, इसकी इक्वल हम लोगों ने लेकर आना है। ये देखें, अगर n की जगह अगर हम लोग k+1 लिखें, इस n की जगह k+1 लिखें और इस n की जगह k+1 लिखें, तो हम लोगों ने अपनी जो राइट हैंड साइड है जो स्टेप 3 में हमारी आई है इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है इस तक। तो चलें, इज इक्वल टू क्या चीज़ हम लोग यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। देखें, ये k+1 प्लस 1 है, जबकि ये k+2, और ये एक ही चीज़ होगी ना, k+1 प्लस 1 से मतलब है k+2। ये क्या है, k+1 और ये भी k+1। तो हमारे पास कॉमन है k+1 इंटू k+1 प्लस 1, या k+2 भी कह सकते हैं। मैंने k+1 प्लस 1 इसलिए लिखा है क्योंकि हमने राइट साइड को देख के चलना होता है अपने आंसर की, ठीक है, इसके हम लोगों ने इक्वल लेके आना है। और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, इधर k/3 और इधर +1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ तक तो एज इट इज़ आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर आप देखें कि राइट साइड पे 1 है और नीचे उसकी लेफ्ट साइड पे जो है फ्रैक्शन है k/3। तो हम लोगों ने जब फ्रैक्शंस को ऐड करना हो तो राइट दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो इसके अगर हम लोग नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर लें और ऊपर भी फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/3 हो जाएगा एक तरह से। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी k+3 और नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 3। तो हम लोग एज इट इज़ ही लिख देते हैं, k+3 ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे डिवाइडेड बाय 3। अभी आप देखें हम लोग अपने आंसर के करीब आना शुरू हो गए हैं कि नहीं, इसके करीब। इस k+3 को हम लोग ओपन करेंगे और k+1 प्लस 2 लिख देते हैं। अब हमारा आंसर हो गया, ये देखें, ये इसके बराबर आ गया, k+1 है, ऊपर k+1 प्लस 1 है, k+1 प्लस 2 है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है दोनों की दोनों। और ये मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव हो गया फॉर n इज इक्वल टू k+1 के। हम लोगों ने जो राइट हैंड साइड निकाली थी इंडक्शन से वो हमारे क्वेश्चन में भी k+1 डालने से जो आउटपुट आती है उसके इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 8, 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब अप टू 2 रेस्ट पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रेस्ट पावर n एंड -1। इस तरह के जो सवाल होते हैं ना उसमें अक्सर कन्फ्यूजन होती है, बंदा पढ़ रहा होता है बुक से या पेपर से और लिखते हुए 2 रेस्ट पावर n माइनस 1 यहाँ पे भी लिख देता है और यहाँ पे भी 2 रेस्ट पावर n
-1 कंटिन्यूएशन में लिख देता है। तो इसको थोड़ा आपने बड़ा करके साइड पे लिखना है ताकि आपका क्वेश्चन शुरू से ही गलत ना हो जाए। इसको भी हम लोगों ने मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है और हमारा पहला स्टेप क्या होता है, n इज इक्वल टू 1 के लिए हम लोग अपने क्वेश्चन में गिवन जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी आखिरी टर्म जो यहाँ पे क्या है 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, इसके अंदर 1 को पुट करेंगे तो ये आ जाएगी 2 रेज टू द पावर 1 माइनस 1, और राइट साइड पे भी n की जगह 1 डालेंगे तो वो हो जाएगी 2 रेज टू पावर 1 और -1। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अलग से करके लिखना है। 2 रेज पावर 1 माइनस 1 से बन जाता है 2 रेज पावर 0, और राइट साइड पे 2 रेज पावर 1 से बनता है 2 और ये -1 एज इट इज़। 2 माइनस 1 ये 2 रेज पावर 0 से आ जाता है 1, और राइट साइड पे 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है, तो स्टेप 1 से तो हमारी इंडक्शन क्लियर हो रही है। स्टेप 2 से हम लोग अपनी इस एक्सप्रेशन को देखना है, तो इसमें हम लोगों ने एज्यूम करना होता है कि फॉर n इज इक्वल टू के हमारा क्वेश्चन ठीक है, तो उसमें एज इट इज़ के डाल देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को डालेंगे तो 2 रेज पावर के -1 तक आ जाएगी, और राइट हैंड साइड पे 2 रेज पावर के और -1 अलहदा से बड़ा सा। स्टेप 3 जो कि हमारा मेन इंडक्टिव स्टेप होता है, इसमें हम लोगों ने एक कदम और आगे के से आगे जाना होता है k+1 तक। तो उसके लिए हम लोग यही सेकंड स्टेप की इक्वेशन को यूज़ करते हैं और उससे एक स्टेप आगे बढ़ना होता है k+1। तो इसको इतना खोल के लिख देते हैं कि लेफ़्ट साइड पे हम k+1 वाली टर्म डाल सकें। यानी ये इससे जो पिछला स्टेप था उसमें 2 रेज़ पावर k-1 तक हम लोग आए थे, अगले में k की जगह k+1 हो जाएगा, तो 2 रेज़ पावर k+1 -1। तो जब भी कभी इक्वेशन में लेफ़्ट साइड पे कोई चीज़ ऐड की जाती है तो वही राइट साइड पे भी ऐड की जाती है। अब आप देखें, ये जो हम लोगों ने राइट साइड अचीव की है, ये हम लोगों ने स्टेप 2 की मदद से इंडक्टिव प्रोसीजर से अडॉप्ट की है। लेकिन अगर हम लोग इस स्टेप के अंदर मेन के अंदर ही k+1 डालते तो असल में तो वो हमें सम चाहिए, क्योंकि ये है सम हमारे पास इस एक्सप्रेशन का। तो ये हो जाता सम ऑफ k+1 टर्म 2 रेज़ टू पावर k+1 -1, यानी कि इस n की जगह क्या डाला है हम लोगों ने k+1। तो इस जो हमारे इंडक्टिव प्रोसीजर से जो राइट हैंड साइड है, इसको हम लोगों ने इसके ऊपर लेकर आना है प्रॉपर। तो अभी देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं जी। सबसे पहले तो ये देखें 1 और -1 लिखे हुए हैं, तो इनको यहीं पे काट देते हैं और आगे चलते हैं 2 रेज़ पावर के। अब एक और 2 रेज़ पावर के है तो वो भी इधर लिख लेते हैं, प्लस 2 रेज़ पावर के, और ये -1 इधर ले जाते हैं। 2 दफ़ा 2 रेज़ पावर के है तो ये 2 टाइम्स 2 रेज़ पावर के हम लिख सकते हैं, और -1 एज इट इज़। अब इसमें देखें ये 2 की पावर है के, इस 2 की क्या पावर है, इसकी पावर है 1। तो ये दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करें तो ये बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर k+1। 1 प्लस के क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं इसको देखता हुआ चल रहा हूँ। और राइट साइड पे -1 भी इसके है। अब ये देख लें हमारा आंसर तो आ ही चुका है, 2 रेज़ पावर k+1, ये k+1, ये दोनों साइडें इक्वल हो चुकी हैं हमारे इंडक्टिव प्रोसीजर से जो राइट हैंड साइड है, और जो हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन में अगर यहाँ पे k+1 पुट करते हैं तो राइट हैंड साइड जो आ रही है ये दोनों इक्वल हो चुकी हैं। लिहाजा प्रूवन कि हमारा जो क्वेश्चन में हमें इक्वेशन गिवन है इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1 एज वेल। क्वेश्चन नंबर 9, 1/3 + 1/9 + 1/27 up to 1 divided by 3 raised by n is equal to 1 divided by 2 into 1 minus 1 divided by 3 raised by n ब्रैकेट क्लोज। फ्रैक्शन वाला सवाल है लेकिन बहुत आसान है। इसके अंदर हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, n इज इक्वल टू 1 पुट इन करते हैं अपने मेन क्वेश्चन में, जहाँ जहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड की आखिरी टर्म है जो, इसमें n की जगह 1 डालें तो ये बन जाएगा 1/3 रेज़ पावर 1, और राइट साइड पे 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 रेज़ टू पावर 1। अब इसको सॉल्व करें तो ये तो हो गया 1/3। इस साइड पे देखें 1 माइनस 1/3 क्या होता है, 2/3। तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया 2/3। अब इसमें 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पीछे बच जाएगा यहाँ पे 1/3, यहाँ पे भी 1/3, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टेप 1 तो प्रूव हो गया। स्टेप 2 हमारा होता है कि n इज इक्वल टू के हम लोग एज्यूम करते हैं कि उसके लिए हमारी ये वाली इक्वेशन ट्रू है। तो ऐसी सूरत में ये इक्वेशन एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे, जहाँ पे n है वहाँ पे k डाल देंगे। ये देखें 1/3 इस बार k तक ले आए, और राइट साइड पे 1/2 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 रेज़ पावर k। नेक्स्ट हमारे इंडक्शन का मेन स्टेप है स्टेप 3, n इज इक्वल टू k+1 के लिए हम लोगों ने इससे आगे बढ़ना है, यानी कि अगला कदम रखना है सीढ़ी पे k+1। तो उस सूरत हाल में जो स्टेप 2 में हमारी इक्वेशन आई है इसको थोड़ा खोल के रख लेते हैं ताकि लेफ्ट हैंड साइड पे अगला कदम रखने की जगह हो। 1 डिवाइड बाई 3 रेज़ टू पावर k तक हम लोग आए हुए थे, अगला क्या होगा 1 डिवाइड बाई 3 रेज़ टू पावर k+1। इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे ये चीज़ ऐड की है तो राइट हैंड साइड पे ऐड करेंगे। अब ये जो हमारी राइट हैंड साइड है ये आ रहा है हमारे पास सम इसका थ्रू इंडक्टिव प्रोसेस। ये देखें आप, ये क्या है, ये सम ऑफ n टर्म्स है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे n टर्म्स है इनका सम है। अगर इस n की जगह हम लोग k+1 रखें, ठीक है, तो ये सम ऑफ k+1 टर्म्स होगा। ये देखें k+1 यहाँ पे आया है। तो हम लोगों ने अपनी इस राइट हैंड साइड को जो इंडक्टिव प्रोसेस के थ्रू आई है इसको इस तरह सॉल्व करना है कि फाइनली इसके इक्वल आ जाए, तो तब हमारी इंडक्शन प्रूव कर देगी इस स्टेटमेंट को कि ये ट्रू है। तो चलें चलते हैं आगे।
ये सबसे पहले हम लोग 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो ये आ गया 1/2। फिर 1/2 को इससे -1/3 के से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया -1/2 इंटू 3 और ये +1/3 अभी देखते हैं, हम लोग 1/2 एज इट इज़ रख दिया और इसको भी एज इट इज़ रख दिया, नहीं ब्रैकेट के अंदर रखेंगे माइनस करके, क्योंकि देखें हमें पता है कि बाद में आगे माइनस की एक चीज़ आ रही है। इस स्टेप को आप देखें, ये माइनस मैंने रखा, बाहर ब्रैकेट लगाई, तो अंदर क्या चीज़ आएगी, उसका साइन प्लस हो जाएगा। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस ले लेते होते हैं, अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। इसका साइन माइनस था, ये प्लस हो गया, इसका साइन प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, और हम लिख लेंगे -1/3 प्लस 1 को क्या कर लेंगे 1/3 इंटू 3। इसको देखते जाएं और चलते जाएं, आगे चलते हैं। 1/2 माइनस, इसको क्या सॉल्व करें, ब्रैकेट लगाते हैं, ये देखें इसका एलसीएम ले लें, चलें एलसीएम ले लेते हैं। 2 × 3 × 3 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसकी जगह 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि नीचे 2 नहीं है तो ये 2 इधर आ जाएगा। सॉल्व करें तो ये आ जाता है 1/2 माइनस 3 - 2 से 1 आ जाता है, और नीचे आ जाता है 2 × 3 को हम लोग कर लेते हैं 3 और 3 प्लस 1, इसको देखते हुए, क्योंकि एंड पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे लेके आना है। अब इन दोनों में देखें 1/2 कॉमन है, तो उसको बाहर निकाल लें, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1/3 प्लस 1। अब आप देखें ये राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल हो चुकी है, लिहाजा n = k+1 के लिए भी हमारी ये इक्वेशन प्रूव होगी है थ्रू मैथमेटिकल इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देखने में बड़ा खौफनाक सा लग रहा है, लेकिन ये जो ब्रैकेट्स हैं ये बेसिकली किसको जाहिर करती हैं, कम्बिनेशंस को। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह लिख सकते हैं 5c5 + 6c5 + 7c5 अप टू n+4c5 = n+5c6। बहुत आसान सवाल है, और स्टेप 1 हमारा इंडक्शन का क्या होता है कि n की वैल्यू 1 ले लेते होते हैं, और इसके लिए हम लोग जो हमारी क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की आखिरी टर्म होती है उसमें n की जगह 1 पुट करते हैं, तो ये हमारी बन जाती है 1+4c5, और राइट साइड पे भी 1 पुट करते हैं तो 1+5c6। अब ये देखें ये क्या बन गया 5c5 और ये बन गया 6c6। हम लोगों ने इसको सॉल्व करने का तरीका देखा हुआ है, कम्बिनेशन का फार्मूला आपको आना चाहिए, NCR = n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n - r होल फैक्टोरियल। अब n की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू 6 है, इसमें n की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू 5 है, किसी एक को ट्राई कर लेते हैं। 5c5 n फैक्टोरियल की जगह हम लिख लेंगे 5 फैक्टोरियल, नीचे n - r फैक्टोरियल की जगह लिख लेंगे 5 - 5 होल फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल की जगह भी लिख लेंगे 5 फैक्टोरियल। अभी देख लें 5 फैक्टोरियल तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 5 - 5 से क्या बन जाता है 0, और 0 का फैक्टोरियल भी होता है 1, तो ओवरऑल राइट साइड पे 1 आ रहा है, तो 5c5 = 1। इसी तरह हम लोग 6c6 = 1 कह सकते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, पहला स्टेप तो सॉल्व हो गया। दूसरा स्टेप होता है कि n को रिमूव करते हैं इक्वल टू k के लिए हमारा ये वाला जो इक्वेशन है ये ट्रू है। ऐसी सूरत हाल में हम लोग जो इस इक्वेशन को एज इट इज़ उतार लेते होते हैं, सिर्फ n जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे k लिख लेते होते हैं, तो ये हमारा k+4c5 होगा, राइट साइड पे भी k+5c6। तो सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप हमारा मेन इंडक्टिव स्टेप होता है, जिसमें n = k+1 कंसिडर किया जाता है, और वो हम लोग इसी स्टेप से आगे चलते हैं, क्योंकि एक कदम आगे जाना होता है, n = k+1। तो इस स्टेप से आगे जाएंगे तो इसके अंदर तो आगे जाने की जगह ही नहीं है, तो इसको थोड़ा खोल के लिख लिया जाता है ताकि अगला कदम रखने की जगह हो। ये देखें ये k तक था, तो अगला हमारा स्टेप होगा k+1 + 4 एज इट इज़ c5, और लेफ्ट साइड पे अगर कोई टर्म हम लोगों ने ऐड की है तो वही राइट साइड पे भी ऐड करेंगे। अब जो ये वाली राइट हैंड साइड आई है ये हमारी आई है थ्रू इंडक्शन प्रोसेस, पिछले स्टेप को देख के। हालांकि उसूली तौर पे जो k+1 वाली हम लोगों ने राइट हैंड साइड बनानी है, देखें जिस तरह ये वाला इक्वेशन है इसके अंदर ये n टर्म्स हैं और ये इनका सम ऑफ n टर्म्स है। अगर इसमें n की जगह k+1 रखा जाए तो ये और यहाँ पे भी k+1 होता तो ये सम ऑफ k+1 टर्म्स होता, जो कि होता k+1 + 5c6, क्योंकि हमने k+1 डाल दिया n की जगह। तो अब इस इक्वेशन के इस राइट हैंड साइड को हमने इसकी इक्वल लेकर आना है। बहुत आसान है, ये आ गया k+5c6 और ये क्या है, ये भी k+5c6, सॉरी c5 नीचे। अब जब इस तरह की कंडीशन आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, c एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब देखें दोनों ऊपर जो हैं क्या है k+5, जब दोनों ऊपर बराबर हों तो उनसे एक नंबर बड़ा लिख दिया जाता है k+6, और नीचे
देखें एक 5 है और एक 6 है, एक डिजिट का फ़र्क है, तो जो बड़ा नंबर होता है वो लिख लिया जाता है। इसका बाकायदा एक थ्योरम है जो कि मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। कहाँ सॉल्व कराया? एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 में, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अभी आप देखें तो ये हमारा हो गया है, हम इसको लिख सकते हैं कि राइट साइड को आपने देखते जाना है ऊपर वाले को। अब इसको किस तरह ओपन करें? हम लोग कर लेते हैं के प्लस वन प्लस फाइव लिख सकते हैं ना। और देखें अब हमारे ये दोनों टर्म्स बराबर हैं, क्योंकि ये के प्लस वन, ये के प्लस वन है, प्लस फाइव है, सी सिक्स है। तो साबित हो गया कि फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, इंडक्शन के थ्रू हमारी ये इक्वेशन ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, सिवाय इसके कि इसके आखिर में n ग्रेटर देन इक्वल टू टू है, और ये जो ब्रैकेट है ये कॉम्बिनेशन को दायर करती हैं। ज़्यादा इसको हम लोग यूँ लिख लेते हैं, 2c2 प्लस 3c2 प्लस 4c2 अप टू nc2 इक्वल टू n प्लस 1c3 फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। इसको भी हम लोगों ने इंडक्शन के तरीके से सॉल्व करना है, जिसका स्टेप 1 होता है n इज इक्वल टू 1 लिया जाता था, लेकिन यहाँ पे उसने कह दिया n इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, तो n की वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं। और इसको करना क्या होता है कि जो इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी आखिरी टर्म, जिस तरह ये NC2 है, इसमें n की जगह 2 रख लेना होता है। तो 2c2, और राइट साइड पे भी n की जगह 2 रख लेना है। तो ये 2 प्लस 1c3, ये 2c2 है, और राइट हैंड साइड पे हो गया 3c3, और इसकी वैल्यू होती है 1। कैसे? NCR का फॉर्मूला हमें पता है, इसमें n फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर होल फैक्टोरियल होता है। n की वैल्यू भी 3 है और r की वैल्यू 3 है। तो ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे? n फैक्टोरियल की जगह 3 फैक्टोरियल, नीचे जो n माइनस आर होल फैक्टोरियल इसकी जगह लिखेंगे 3 माइनस 3 होल फैक्टोरियल, और नीचे जो ये r फैक्टोरियल इसकी जगह भी लिखेंगे 3 फैक्टोरियल। तो ये 3 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल तो आपस में कट जाएंगे। ये 3 माइनस 3 से बनता है 0, और 0 का फैक्टोरियल क्या होता है? वो भी होता है 1। तो ये टोटल टर्म जो राइट साइड पे है ये हो जाएगी 1। तो 3c3 अगर 1 है तो इसी तरह 2c2 भी 1 होगा। 1 इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि होता है n इज इक्वल टू के। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, इसके लिए हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, और ऐसी सूरत में हम लोग इस सारी की सारी स्टेटमेंट को एज इट इज़ उतार देते हैं, लेकिन n की जगह पे के लिख के। तो ये हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड उतार ली KC2 तक, और ये हम लोगों ने राइट हैंड साइड उतार ली के लगा के। अब हमारा मेन इंडक्टिव स्टेप है, जो कि होता है स्टेप 3, जिसमें n इज इक्वल टू के प्लस वन हम लोगों ने लेना होता है, यानी इससे एक स्टेप आगे जाना होता है, एक कदम आगे। तो वो हम लोग इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करके खोल के रख लेते हैं, ताकि अगला कदम रखने की जगह आ जाए। और उसमें के की जगह अब क्या होना होता है? के प्लस वन। तो के प्लस वन C2 इसमें ऐड कर देते हैं, और इक्वेशन के जब लेफ्ट हैंड साइड पे कोई चीज़ ऐड की जाती है तो वही राइट हैंड साइड पे भी ऐड की जाती है। अब देखें, ये जो राइट हैंड साइड है हमारी, हमने इसको सॉल्व करना है इस तरह कि जिस तरह ये थी, ये n टर्म्स थी, n टर्म्स का सम था n प्लस वन C3। अगर इस n की जगह के प्लस वन डाला जाए, और यहाँ पे भी के प्लस वन होता, तो ये होता सम ऑफ के प्लस वन टर्म्स, जो कि इस तरह देखने में नज़र आता, के प्लस वन टर्म्स का सम। तो हमने इसको सॉल्व करके इस तक लेके आना है। बहुत आसान सा सवाल है। जब इस तरह के सवाल हों तो हम बीच में सी कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं। अब देखें, ऊपर दोनों जो हैं के प्लस वन है, जब ऐसी कंडीशन हो तो ऊपर हम लोग एक डिजिट ऐड कर देते होते हैं, यानी के प्लस वन, के प्लस टू भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने आपको कहा कि आपने अपने आंसर को देखते हुए चलना है, आगे बढ़ना है, ताकि हम लोग जब ये टर्म आ जाए तो हम रुक जाएं। नीचे देखें, C3 और C2 नीचे है। तो जब इस तरह की कंडीशन हो कि एक 2 है और एक 3 है, तो जो बड़ा नंबर है वो नीचे लिखा जाता है। ये हमने कहाँ सीखा था? ये हम लोगों ने एक थ्योरम किया था, NCR प्लस NCR माइनस वन। तो जब इनको सम किया जाता है तो ऊपर आ जाता है n प्लस वन, और नीचे जो बड़ा नंबर होता है वो आ जाता है r। तो ये था n प्लस वन CR। ये हमने किया था 6.3 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 में। अब आप देखें, ये इसके इक्वल हो चुके हैं। कैसे? ये देखें, यहाँ पे के प्लस वन है, यहाँ पे के प्लस वन है, प्लस वन C3। लिहाजा प्रूव हो गया है कि n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी थ्रू मैथमेटिकल इंडक्शन ये वाली जो इक्वेशन है ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 12, शो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट दीज आर इंटीजर्स। इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट करते हैं, और 5^2n माइनस वन डिवाइड बाई 24, इसको हमने प्रूव करना है कि ये एक इंटीजर है। और मैथमेटिकल इंडक्शन से तो पहला स्टेप हमारा होता है कि n इज इक्वल टू 1 ले लेते होते हैं, और इसका मतलब है कि इसके अंदर जहाँ पे n है वहाँ पे 1 लिख लें। तो 5^2 इंटू वन से क्या बन जाता है? 5 स्क्वेयर, और 5 स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है? 25। तो हम लिख लेते हैं 25 माइनस वन डिवाइड बाई 24। 25 माइनस वन से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 24, और यूँ 24 डिवाइड बाई 24 से आ जाती है 1, विच इज़ एन इंटीजर। तो पहला स्टेप तो ठीक हो गया। स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या एज्यूम करना होता है? एज्यूम करते हैं कि n इज इक्वल टू के। तो ऐसा करने से लेट्स एज्यूम कि ये 5^2
2k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 24 जो बनेगी ये एक इंटीजर है, ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। स्टेप 3 में हम लोगों ने लेना होता है n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो अब इसमें अगर n की जगह k प्लस 1 लिखेंगे तो 2 के साथ ब्रैकेट में k प्लस 1 आ जाएगा। तो 5^2 इंटू के प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 डिवाइड बाई 24। अब इसको जब हम लोगों ने यहाँ पर ओपन अप करना है तो इस तरह ओपन करते जाना है कि आखिर में हमारे पास ये वाली टर्म बीच में ज़रूर आ जाए, क्योंकि इसको हम लोगों ने एक इंटीजर एज्यूम किया हुआ है, तो कुछ हिस्सा हमारा इससे सॉल्व इजीली हो जाएगा। अब देखें इसको हम ओपन करते हैं तो 5^2 के प्लस 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 24। ये लाल डब्बा इसलिए लगा लिया ताकि आपके जहन में रहे कि हमने इसको करीब से करीब पहुँचना है। अब देखें इसको दोबारा ओपन करेंगे तो हम लोग 5^2 के इंटू 5^2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम 5^2 पहले लिख लेंगे 5^2 के बाद में। क्यों? क्योंकि हमने इसके करीब करीब जाना है। तो 5^2 इंटू 5^2 के माइनस 1 डिवाइड बाई 24। अब 5^2 को ओपन करें या एक्सपेंड करें तो वो क्या हो जाता है, 5 स्क्वायर की वैल्यू 25 इंटू 5^2 के माइनस 1 डिवाइड बाई 24। यहाँ पे ले आते हैं नीचे 24। सबसे पहले तो यही लिखें कि 25 इंटू 5^2 के। अभी देखें अगर हम लोगों ने इन दोनों में से 25 को कॉमन लेना है तो ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसमें तो 25 मौजूद है, इसमें से 25 नहीं निकल सकता। लिहाजा -1 को तो हम अलहदा करके लिख देते हैं साइड पे, और यहाँ पे कौन सा नंबर ऐसा लगाएं जिसमें 25 कॉमन ले सकें, और कॉमन लेने के बाद पीछे क्या चीज़ बच जाए, -1। क्योंकि देखिए इसमें से तो जब 25 निकलेगा तो पीछे बच जाएगा 5^2 के। तो यहाँ पे हम लोग अगर -25 लिख दें तो अब देखें इन दोनों में से अगर 25 को कॉमन लिया जाए तो पीछे क्या बच जाएगा, 5^2 के -1। लेकिन चूंकि हमने -25 खुद से लिखा है लिहाजा +25 भी खुद से ऐड करेंगे। अब चलते हैं इसको कॉमन लेते हैं, नीचे 24 ऊपर 25 कॉमन ले लिया, और इन दो टर्म्स में से 5^2 के -1 आ जाएगा यहाँ तक। और इन दोनों को सॉल्व करें, 25 -1 से क्या आता है, +24। अब इस प्लस से जो लेफ़्ट साइड पे टर्म है उसको अलहदा डिवाइड कर लेते हैं 24 से, और इस प्लस से जो राइट साइड पे 24 है उसको अलहदा डिवाइड कर लेते हैं 24 से। तो ये लेफ़्ट वाला और ये राइट वाला। अब देखें 24 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाना चाहिए। हम लोग अगले स्टेप में दोबारा लिख लेते हैं 25, ये वाली टर्म एज इट इज़ उतारी, +1। अब ये टर्म आप देखें ये हम लोग लाना चाह रहे थे और ये आ चुकी है। ये एक इंटीजर है, हमने एज्यूम किया हुआ है, तो अब हम इसको यूँ लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाई इंटीजर प्लस इंटीजर, क्योंकि 1 भी एक इंटीजर है और 25 भी इंटीजर है, और 25 जब इंटीजर से मल्टीप्लाई हो गया तो ऑब्वियसली उसका भी आंसर इंटीजर आएगा। तो एक इंटीजर ये और एक इंटीजर ये, यानी कि सम ऑफ बोथ इंटीजर्स इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। इससे हमारा साबित हो गया कि ये जो हमें टर्म गिवन है ये एक अदद इंटीजर है। सेकेंड पार्ट 10^n+1 -9n -10 डिवाइडेड बाई 81। इसको भी हमने प्रूफ करना है कि एक इंटीजर है थ्रू मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सबसे पहला स्टेप वही है कि n इज इक्वल टू 1 लेंगे, और इसके अंदर जब n की वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा 10^1+1 -9 × 1 -10 डिवाइडेड बाई 81। इसको सॉल्व करें, 10^1+1 क्या होती है, 10 स्क्वायर, जो कि वैल्यू होती है 100। ये है -9, ये -10 डिवाइडेड बाई 81, तो 100 -19 81 बन जाता है, और ये नीचे भी 81 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बन जाएगा 1 जो कि एक इंटीजर है। तो पहला स्टेप तो हमारा ओके हो गया। दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। फॉर n इज इक्वल टू k लेट अस एज्यूम कि अगर इसमें n की जगह k डाला जाए तो ये 10^k+1 -9k -10 डिवाइडेड बाई 81 ये क्या होगा, ये एक इंटीजर होगा। ये हमने एज्यूम कर लिया है। और स्टेप 3 में हम लोगों ने लिखना होता है फॉर n इज इक्वल टू k+1, कि इस टर्म में अगर n की जगह k+1 डालें तो ये हो जाएगा 10^k+1+1 -9 ब्रैकेट में k+1 -10 डिवाइडेड बाई 81। अब इसको हम लोगों ने ओपन इस तरह करना है कि इसमें किसी ना किसी जगह जाके ये टर्म आ जाए नज़र। तो आसान है, मुश्किल नहीं है। देखें ये 81 नीचे हमने लिखा, अब इसको ऊपर वाले को हम लोग किस तरह ओपन करें, हमें चाहिए k+1, 10^k+1 अलहदा कर लेंगे और इस +1 की जगह हम लिख लेंगे इंटू 10। तो 10^k+1 इंटू 10। अब इसको ओपन करना है, -9 के इससे आ जाएगा और एक -9 एक्स्ट्रा आ जाएगा, -9 के -9, और ये -10 एज इट इज़। अगले स्टेप में चलते हैं। 81 नीचे लिखा, अब हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें साइड पे करनी है, 10 इंटू 10^k+1 और -9 के और -19, इन दोनों को इकट्ठा किया तो ये -19 बन गया। अब एक लंबा काम करना है, इसलिए मैंने लंबी डैश लगा के नीचे 81 लिख दिया है।
देखें पहली टर्म तो हमारे पास ठीक है 10 इंटू 10⁻k+1। इसमें से भी हम लोगों ने 10 को अलग बाहर निकालना है, कॉमन लेना है। तो अब और कौन सी ऐसी टर्म है जिसमें से हम लोग 10 को बाहर निकालें तो पीछे -9 के बच्चे। देखें ये जो -9 के है इसको नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें से 10 नहीं निकल सकता। और क्या -19 में से 10 निकल सकता है? नहीं निकल सकता। तो इन दोनों को हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग एक -90 के लिख लेते हैं। -90 के क्यों लिखे? क्योंकि देखें इसमें से तो इस टर्म में से तो जब 10 निकलेगा तो पीछे क्या बचेगा 10⁻k+1। तो हमने यहाँ एक ऐसी टर्म लिखनी थी कि जिसमें से जब 10 कॉमन निकले तो पीछे क्या बचे 9 के। तो देखें इसमें से जब 10 निकलेगा तो क्या बच जाएगा -9 के। और हमने एक ऐसी टर्म लिखनी है जिसमें से जब 10 निकले तो पीछे -10 बच जाए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे -100। अब इस -100 में से आप देखिए ना, जब यहाँ से 10 निकल जाएगा तो पीछे क्या बचेगा -10। तो ये तो हम लोगों ने दो टर्म्स अपनी तरफ से लिखी हैं माइनस साइन के साथ। तो जो चीज़ें माइनस साइन के साथ हमने खुद से लिखी हैं तो वो प्लस साइन के साथ भी लिखनी पड़ेंगी। तो +90 के +100, और ये दो टर्म को हमने छेड़ा भी नहीं है तो ये एज इट इज़ -9 के -19। अब देखें इन तीनों टर्म्स में से हम लोगों ने 10 को बाहर कॉमन निकाल लेना है। 10 और अंदर क्या रह जाएगा 10⁻k+1 -9 के और ये -10। और क्या बच गया, ये है 90 के और ये -9 के। इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो बन जाएगा 81 के। और ये 100 -19 इससे बन जाएगा 81। पिछले सवाल की तरह हो गया कि देखें इस प्लस से जो कुछ लेफ्ट साइड पे है उसको अलहदा डिनोमिनेटर के साथ कर लेते हैं, और इस प्लस से इस तरफ जो है 81 के +81 इसको अलहदा करके नीचे ये डिनोमिनेटर लिख लेते हैं। लेफ्ट साइड पे आ गया 10 × 10⁻k+1 -9 के -10, और राइट साइड पे आ गया 81 ब्रैकेट में k+1। 81 से कट गया। और यहाँ देखें ये टर्म तो वही है जिसको हम लोगों ने इंटीजर एज्यूम किया हुआ था, तो बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह हो गया है। इसको हम लिख सकते हैं कि ये इंटीजर है, तो 10 × इंटीजर प्लस k+1 भी एक इंटीजर है क्योंकि k को हम लोगों ने इंटीजर एज्यूम करते हुए क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो ये हो गया सम ऑफ बोथ इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर, लिहाजा ये टर्म एक इंटीजर होगी। क्वेश्चन नंबर 13, इसके दो पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स ही इन इक्वालिटीज़ के रिलेटेड हैं। देखें इन इक्वालिटी लगी हुई है, इन इक्वालिटी लगी हुई है, इक्वल का साइन ही है, लिहाजा थोड़ा सा डिफरेंस है बाकी तमाम एक्सरसाइज से इनका। और इसको पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 कर लेते हैं। 2n इज़ ग्रेटर देन n, और ये क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n बिलोंगिंग टू n नेचुरल नंबर। आसान सा सवाल है। देखें पहला स्टेप क्या होता है हमारा इंडक्शन में कि n = 1 लिया जाता है, और इसके इस इक्वेशन में डालें तो ये हो जाएगा 2⁻1 इज़ ग्रेटर देन 1। 2⁻1 की वैल्यू होती है 2 विच इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये तो ट्रू हो गया। पहला स्टेप ओके हो गया। स्टेप 2 हमारा क्या होता है, n = k लिया जाता है, एज्यूम किया जाता है। तो ये हो जाएगा 2k ग्रेटर देन, यहाँ पे भी n की जगह k लगेंगे तो ये हो जाएगा k। तो ये हम लोगों ने एज्यूम किया है और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन ए। अब स्टेप 3 हम लोगों ने करना है और उसमें हम लोग n = k+1 लेते होते हैं। तो n = k+1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2k+1 ग्रेटर देन k+1। अब हम लोगों ने ये चीज़ कैसे लेकर आनी है, कैसे अचीव करनी है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन बी। और इसको अचीव करने के लिए हम लोग स्टेप 2 से इंडक्शन करके आगे आएंगे, और ये स्टेप 2 की इक्वेशन है। अब इसका हम क्या करें कि ये इस शक्ल में आ जाए। सोचने की चीज़ है। सबसे पहले तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को देखें इनइक्वालिटी की। 2k है, अगर 2k+1 बनाना है तो इस लेफ़्ट साइड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, बाय 2। और अगर लेफ़्ट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो राइट को भी 2 से करेंगे। तो चलें इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, लेकिन 2 को कहाँ लिखेंगे, लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे। देखें इसके राइट साइड पे लिखेंगे। मल्टीप्लाई तो करते हुए लेफ़्ट साइड पे भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने अल्टीमेटली ये शक्ल लेके आनी है तो हमारे लिए आसानी रहेगी। तो 2k × 2 ग्रेटर देन, अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे राइट साइड को, तो ग्रेटर देन 2k। यहाँ पे आ जाएगा 2k+1, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए k, तो इस 2k को हम अलग-अलग कर लेते हैं, k + k कर लेते हैं। और अभी हमें क्या चाहिए, राइट साइड पे +1 आना चाहिए। तो अगर हम लोग अपनी तरफ से +1 लिखें तो -1 भी अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा। अभी देखें आप इस इनइक्वालिटी को, इसके अंदर आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें करीब आ चुकी हैं। 2k+1 आ चुका है, k आ चुके हैं, +1 आ चुके हैं, ये k और -1 एक्स्ट्रा है।
तो हम लोग इस तरह करके लिख लेते हैं कि लेफ़्ट साइड पे k+1 और राइट वाली साइड पे अनवांटेड चीज़ें लिख लेते हैं k-1। अब इस क्वेश्चन का वो इंटरेस्टिंग स्टेप है जो आपको समझना है, रिलेट करना है आपने। देखें अगर 9 है, ये फर्ज कर लें कि 9 है और ये ग्रेटर है देन 3, इसको 3 समझ लें प्लस 2। 9 इज़ ग्रेटर देन 3 प्लस 2, तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि 9 इज़ ग्रेटर देन 3। तो इसको अगर हम यूँ लिख लें 2 इस पर k+1 इज़ ग्रेटर देन k+1, तो ये देखें कि आपकी डिज़ायर्ड स्टेप 3 के अंदर जो इंडक्शन स्टेप है वो कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। n फैक्टोरियल इज़ ग्रेटर देन n स्क्वेयर फॉर एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ये भी आसान सा सवाल है। स्टेप 1 में हम लोगों ने क्या करना है, n इज इक्वल टू 4 लेना है, 1 नहीं लेना, उसने बता दिया है। एक तो ट्रिक ये है इस सवाल की, तो अगर 4 लेंगे तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल ग्रेटर देन 4 स्क्वेयर। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। और ये n स्क्वेयर की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, 4 की स्क्वेयर क्या होता है 16। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 24 विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन 16। तो पहला स्टेप तो हमारा ओके हो गया। स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या करना होता है, एज्यूम करना होता है कि n इज इक्वल टू k है, तो ये हम लोग लिख लेंगे k फैक्टोरियल ग्रेटर देन k स्क्वेयर। इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन A। तो ये स्टेप भी हमारा ओके हो गया फॉर k ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ये ज़रूर लिख लेना है। स्टेप 3 फॉर n इज इक्वल टू k+1 क्या होना चाहिए, k+1 होल फैक्टोरियल ग्रेटर देन k+1 होल स्क्वेयर। अब इस तक हम लोगों ने पहुंचना कैसे है, इस तक हम लोगों ने पहुंचना है स्टेप 2 की इक्वेशन के थ्रू, जो कि इक्वेशन A है। ज़्यादा इसको हम कह देते हैं इक्वेशन B। तो इक्वेशन A से हम लोगों ने यहाँ पहुंचना है। अब यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचा जा सकता है, k फैक्टोरियल को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि k+1 होल फैक्टोरियल बन जाए। मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, k+1 से। ये देखें ये इक्वेशन मैंने दोबारा नीचे उतारी और अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे k+1 से दोनों साइडों को। क्यों, k+1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, k+1 फैक्टोरियल बन जाएगा, जो लेफ्ट साइड पे हमें चाहिए। ये कैसे हो रहा है, ये मैं आपको समझाता हूँ। जब लेफ्ट पे k+1 से मल्टीप्लाई किया तो राइट पे भी k+1 से मल्टीप्लाई करना है। अभी इसको देखें, ये मैंने क्यों किया। देखें हमारे पास समझें कि 6 फैक्टोरियल था जैसे ये, तो 6 फैक्टोरियल को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा बन जाता होता है 7 फैक्टोरियल। हमारे पास देखें ये समझे 6 फैक्टोरियल था, हमें चाहिए क्या 7 फैक्टोरियल, यानी k+1 होल फैक्टोरियल। तो हमने k फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर दिया k+1 से। ठीक है, उम्मीद है इस रिलेशन से आपको समझ आ गई होगी। अभी आगे चलते हैं, ये बन गया k+1 फैक्टोरियल ग्रेटर देन k स्क्वेयर इंटू k+1। अब एक और इंटरेस्टिंग स्टेप, ये k स्क्वेयर आप देखें और k स्क्वेयर ग्रेटर देन होता है k+1 से फॉर ऑल वैल्यूज n ग्रेटर देन और इक्वल 4 हम लोग देख रहे हैं। तो ट्राई करके देख लेते हैं, क्या k स्क्वेयर k+1 से ग्रेटर होता है। देखने से ही पता लग रहा है 4 स्क्वेयर विल बी ग्रेटर देन 5। 4 स्क्वेयर विल बी ग्रेटर देन 4+1 यानी 16 इज़ ग्रेटर देन 5। तो अगर k स्क्वेयर की जगह k+1 लिखा जाए तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी। ठीक है, इसको हम यूँ लिख लेते हैं कि k स्क्वेयर की जगह लिख लें k+1 और ये k+1 एज इट इज़। तो अब देखें ये बड़ी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यू है, इसलिए हम इस इक्वेशन को इस तरह रिलेट कर सकते हैं जैसे a इज़ ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c। तो इस सूरत हाल में हम लोग लिख सकते हैं a इज़ ग्रेटर देन c। ठीक है, लिहाजा ये वाला स्टेप हम लोग हटा देंगे इसको, k+1 होल फैक्टोरियल इज़ ग्रेटर देन k+1 इंटू k+1। और ये आप देखें कि ये k+1 इंटू k+1 से हमारे पास राइट हैंड साइड पूरी आ रही है k+1 होल स्क्वेयर। तो हम लोग लिखते हैं k+1 होल फैक्टोरियल इंटू इज़ ग्रेटर देन k+1 होल स्क्वेयर। तो ये हमारे पास आंसर पूरा हो गया। इस स्टेप को एक दफ़ा दोबारा समझ लें, k स्क्वेयर इंटू k+1 हमारे पास था, k स्क्वेयर की वैल्यू ग्रेटर देन होती है k+1 और चूँकि हमें आंसर हम लोगों को चाहिए था k+1 होल स्क्वेयर, हमारे पास ये आ चुका था, तो हमने इस k स्क्वेयर से जान छुड़ानी थी। तो हमने लिख दिया कि इट इज़ ग्रेटर देन k+1 इंटू k+1। तो a इज़ ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c, इसका मतलब है a इज़ ग्रेटर देन c। तो ये चीज़ ट्रू है और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, इसके 2 पार्ट्स हैं। एक में कहा जाएगा कि समथिंग इज़ अ फैक्टर ऑफ अ टर्म, जबकि दूसरे में कहा जाएगा समथिंग इज़ अ मल्टीपल ऑफ अ टर्म। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है, शो दैट 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस टर्म।
तो सबसे पहले देख लें कि इस टर्म का फैक्टर होने का मतलब क्या है। फ़र्ज़ कर लें कि एक नंबर है फॉर एग्जाम्पल 10, तो 5 अगर उसका फैक्टर है तो इसका मतलब है 5 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होकर 10 बना देगा, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय समथिंग क्यू, जो कि हमें पता है नॉर्मली 2 ही होगा, लेकिन हम लोग नहीं लिखते क्योंकि इस टर्म का तो हमें नहीं पता होगा ना। अगर ये लिखी हो यहाँ पे तो 5 को किसी टर्म से मल्टीप्लाई किया जाए तो तब ये आनी चाहिए, ये इसका मतलब है कि इस टर्म का फैक्टर है 5। और इसको यूँ भी लिखा जा सकता है कि अंडर द ब्रैकेट रूट यहाँ पे 10 लिख दिया जाए, डिविडेंड 5 डिवाइज़र, और ऊपर क्वोशंट आ जाएगा जो हमें पता है 2 होगा, 5 टू द 10, तो नीचे ख़त्म होगा, माइनस हो जाएगा साइन और एंड हो गया, बिल्कुल इक्वली डिवाइड हो गया। और इसको यूँ भी लिखा जा सकता है 10 को ऊपर डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू 2 या क्वोशंट। अब इसको सॉल्व करना है, हमें पता है कि हम लोगों ने 3 स्टेप्स करने होते हैं। पहले स्टेप में हम लोग लेंगे n को 1 और फिर साबित करेंगे कि इसका जो आंसर है वो दैट इज़ अ फैक्टर ऑफ 5 उसका फैक्टर है। दूसरे स्टेप में इसकी जगह हम लोग लिखेंगे k और हम दिखाएंगे कि जो टर्म है वो उसका फैक्टर है 5। और तीसरे में k+1 लेंगे और कहेंगे कि उसका फैक्टर है 5। तो देखते हैं स्टेप 1 में n इज़ इक्वल टू 1, इसके अंदर वैल्यूज डालें 1 की, 3^2 इंटू 1 -1 प्लस 2^2 इंटू 1 -1। अब 2 1 2 हो जाता है तो ये हो जाएगा 3^2 -1, और यहाँ पे भी 2^1 2 इंटू 1 2 हो जाता है, 2^2 -1, 2 -1 1 होता है। इसी तरह ये भी 2 -1 1 होता है, तो एज इट इज़ 3 + 2 आ जाएगा हमारे पास, और 3 + 2 की वैल्यू होती है 5। अब याद रखें कोई भी चीज़ उसका अपना फैक्टर बताते खुद ज़रूर होता है, जैसे 3 1 3, 4 1 4, 5 1 5, तो ये 5 है जो हमारा इसके अंदर 1 डालने से आया। तो अब पूछा जा रहा है कि 5 इसका फैक्टर है कि नहीं है। हाँ है ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो 5 आंसर आता है, लिहाजा दिस 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ आवर आंसर विच केम इन स्टेप 1। स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। फॉर n इज़ इक्वल टू k, इसमें हम लोगों ने एज्यूम करना होता है कि इसका जो k डालने से वैल्यू आएगी 3^2k -1 प्लस 2^2k -1 इज़ अ फैक्टर ऑफ, इसका फैक्टर है 5। ठीक है, इफ़ 5 इज़ अ फैक्टर तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3^2k -1 प्लस 2^2k -1 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि फैक्टर होने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा इससे डिवाइड हो जाता है, इज इक्वल टू क्यू। और इसको दूसरे तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, 3^2k -1 प्लस 2^2k -1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स क्यू। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन स्टेप की तरफ, स्टेप नंबर 3, लेकिन जगह थोड़ी कम है, थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा हैं, तो इसको ऊपर ले जाता हूँ। स्टेप 3 लिखते हैं। फॉर n इज़ इक्वल टू k+1, इसमें अगर n की जगह k+1 डालें तो ये पोजीशन आ जाएगी 3^2 ब्रैकेट में k+1 ब्रैकेट क्लोज -1 प्लस 2^2 ब्रैकेट ओपन k+1 ब्रैकेट क्लोज -1। इसको जो हमने सॉल्व करना है तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि इसमें ये इक्वेशन ए की ये वाली शक्ल ज़रूर आए, ठीक है, ताकि हम उसकी जगह 5q पुट कर सकें। तो चलें इसको ओपन करना शुरू करते हैं। 3^2k + 2 -1, और राइट साइड पे 2^2k +1 + 2 -1। मैंने आपको दोबारा रिपीट करा दूँ कि इसको हम लोगों ने इस तरह ओपन करते जाना है कि उसमें ये ज़रूर आए। तो ये देखें इसमें 3^2k + 2 -1 है, जबकि इसमें 3^2k -1 है, तो हम इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, इसको इधर और उसको उधर ले आते हैं। 3^2k -1 + 2, और इसी तरह इसके केस में भी 2k -1 लाना है, तो 2^2k -1 + 2। अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं, जो चीज़ हमें चाहिए वो है 3^2k -1, तो ये +2 अलग है, तो इसको हम लोग इस तरह लिख लेंगे 3^2k -1 इंटू 3^2। इसी तरह इसको भी करेंगे, 2^2k -1 अलग लिख लेंगे और 2^2 अलग लिख लेंगे। अगले स्टेप में जाएँ, 3^2 से हम लोगों ने लिख लिया 9 इंटू 3^2k -1, और इसमें लिख लिया 4 इंटू 2^2k -1। अभी देखें अगर हम लोगों ने ये टर्म अखज़ करनी है 3^2k -1 प्लस 2^2k -1, दोनों चीज़ें तो मौजूद हैं, तो क्या हम लोग 9 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से? नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे तो 4 है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाली टर्म तो एज इट इज़ लिख लेते हैं, इस वाली टर्म को थोड़ा दूर करके लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे एक ऐसी टर्म चाहिए जिसमें से जब 9 हम लोग कॉमन निकाल लें तो पीछे हमारे पास बचना चाहिए इधर 3^2k -1 जो कि मौजूद है, और इधर बच जाए 2^2k -1। तो हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लाई, या प्लस यहाँ पे कर लेते हैं 9 × 2^2k -1। अब आप देखें इन दोनों में से अगर 9 कॉमन लें तो अंदर क्या बच जाएगा, 3^2k -1 और यहाँ पे 2^2k -1। तो लेकिन चूंकि हमने ये टर्म खुद से लिखी है तो इसी की नेगेटिव टर्म भी साथ में लिखेंगे।
अब इस टर्म को आप कॉमन ले लेंगे, इसमें से 9 अंदर बच गया 3^2k-1 प्लस 2^2k-1, और इस तरफ आएँ तो इसमें से अगर 2^2k-1 दोनों में से कॉमन ले लें तो बाकी क्या बचा था, -9 और +4 जो कि बन जाता है -5। तो डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। -5 × 2^2k-1। 5 जैसे ही मुझे नज़र आया मैंने उसका कलर चेंज कर दिया ताकि मुझे याद हो कि फैक्टर की बात की थी, 5 इज़ अ फैक्टर, तो कुछ शक्ल बनती हुई नज़र आ रही है। अभी इसको देखें, ये इसके बराबर है, हम लोगों ने खुद ही किया है, तो इसकी जगह हम लोग 5q लिखते हैं, = 9 × 5q, और ये -5 × 2^2k-1। अब इस माइनस के राइट साइड वाली टर्म और माइनस के लेफ्ट साइड वाली टर्म दोनों में कोई चीज़ कॉमन है, 5 कॉमन है, तो हम 5 बाहर निकाल लेते हैं और अंदर बच जाएगा 9q - 2^2k-1। तो ये देखें 5 एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और उससे मल्टीप्लाई होने के नतीजे में हमारी ये वाली टर्म आ रही है जो कि हमने प्रूव करना है कि इसका फैक्टर है 5, तो वो तो नज़र आ रहा है, लेकिन ये थोड़ी गंदी सी टर्म है, इसको साफ़ करके लिखते हैं। तो हम इसकी जगह लिख लेते हैं, इस पूरी टर्म को नाम दे देते हैं q1, और ये 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3^2 × k+1 - 1 प्लस 2^2 × k+1 होल -1। तो ये इस तरह करके आपने लिख देना है, आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। प्रूव दैट 2^2n-1 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। वो भी उसी तरह लिखेंगे, फ़र्ज़ कर लेते हैं एक 6 है, ये मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी कि 3 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर ये आना चाहिए। और इसको उसी तरीके से लिखा भी जा सकता है कि अंदर अगर 6 हो, बाहर 3 हो, तो 3 2 दा या q दा 6 माइनस करेंगे तो बिल्कुल इक्वली कंप्लीट हो रहा है। और इसको यूँ भी लिख सकते हैं 6/3 इज़ इक्वल टू q। लेकिन हम लोग इस वाले फॉर्मेट को फॉलो करेंगे ताकि हमारे जहन में रहे कि ये जो टर्म है इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, कि 3 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आएगा। और इसके भी 3 स्टेप होंगे। पहले स्टेप में n = 1 लेंगे और इसके अंदर डालेंगे तो ये हो जाएगा 2^2 × 1 - 1। ये 2 1 ज़ा 2 होता है तो 2^2 - 1, 2^2 4 होता है, 4 - 1 इज़ इक्वल टू 3। तो अब ये देख लें कि ये जो टर्म है क्या ये 3 का मल्टीपल है? हाँ, ये जो है 3 का मल्टीपल है ना, 3 1 ज़ा 3 होता है ना, ये 3 × 1, ठीक है। क्योंकि ये हमारा आंसर था पहले स्टेप में और पूछा जा रहा है कि क्या ये मल्टीपल है 3 का? हाँ, ये 3 का मल्टीपल है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है। सेकंड स्टेप में हम लोगों ने एज्यूम करना है कि फॉर n = k ये जो टर्म होगी ये मल्टीपल ऑफ 3 होगी, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2^2k-1, और चूंकि ये मल्टीपल ऑफ 3 है लिहाजा इसको हम लोग यूँ लिख देंगे 2^2k-1 इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स q, और इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन A। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, स्टेप 3, जिसमें हम लोगों ने n = k+1 को प्रूव करना है कि वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा। तो 2^2 × k+1 - 1। याद रखें इस किस्म के सवालों में ना जहाँ पे -1 साथ में आ रहा होता है, अक्सर बच्चे यहीं पे -1 लिख देते हैं तो क्वेश्चन शुरू में ही गड़बड़ हो जाता है। तो क्वेश्चन उतारते वक्त भी आपने ख्याल रखना है कि -1 नीचे बड़ा करके साइड पे लिखें। अब 2^2 × k+1 - 1 इसको हमने इस अंदाज में खोलना है कि इसमें ये वाली टर्म हमारे पास आए ताकि हम उसकी जगह ये टर्म पुट कर दें। तो इसको ओपन करते हैं 2^2k+2 और नीचे बड़ा सा -1। अब इसको फर्दर ओपन करेंगे तो 2^2k × 2^2 हो जाएगा -1। इसको फर्दर ओपन करें 2^2 से की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कैसे लाएं यहाँ तक? देखें 2^2k हमारे पास मौजूद है और -1 मौजूद है, तो 2^2 को तो बेसिकली 4 लिख लें और 2^2k लिख लें और ये -1 बड़ा सा। अब क्या हम लोग अगर 4 कॉमन लें इन दो टर्म्स में से तो अंदर 2^2k और नीचे बड़ा -1 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ से 4 कॉमन नहीं लिया जा सकता। लिहाजा हम लोग इस टर्म को एज इट इज़ लिखते हैं और -1 को थोड़ा दूर ले जाते हैं। यहाँ पे एक ऐसी टर्म लिखनी है कि जब उसमें से 4 कॉमन लिया जाए तो पीछे -1 बच जाए। तो क्या होगा, क्या ऐसी टर्म लिखी जाए? हम लोग लिख लेते हैं -4। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में से अगर 4 कॉमन लें तो यहाँ बच जाएगा 2^2k और यहाँ पे -1, तो वो टर्म आना शुरू हो जाएगी। लेकिन चूंकि हमने -4 खुद से लिखा है लिहाजा +4 भी साथ में डालते हैं। अब इसको देखें, इसमें से हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बच जाता है 2^2k-1, हमारी ये टर्म आ गई है, लिहाजा हम करीब पहुँच रहे हैं आंसर के। +4 - 1 से हमारा बन जाता है +3। तो 3 चूँकि उसने कहा था कि ये टर्म जो है मल्टीपल ऑफ 3 है, लिहाजा 3 को मैंने रेड कर दिया पहले से ही। अब आप देखें ये 4 लिखा हमने और इस टर्म को देखें ये इसकी इक्वल है,
लिहाजा हम इसकी जगह 3q लिख लेते हैं और ये +3 एज इट इज़। अब इस प्लस के राइट साइड पे और इस प्लस के लेफ्ट साइड पे कौन सी चीज़ कॉमन है? 3। तो 3 बाहर निकाल लिया और अंदर बच गया 4q और इसकी जगह +1। अब देखें ये नज़र आ रहा है कि 3 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके नतीजे में ये टर्म आ रही है। लिहाजा ये साबित हो गया कि दिस टर्म इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। लेकिन अभी इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 के साथ जो ये टर्म है इसको नाम दे देते हैं Q1, खूबसूरत नाम दे देते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई। तो यहाँ साबित हो गया कि 2⁻² इंटू k+1 माइनस बड़ा वाला 1 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि 3 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये आंसर आ रहा है। Question number 15. Show that a plus b is the factor of a raised to power n minus b raised to power n for all even positive integer n. सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये फैक्टर क्या होता है। देखें इसका फैक्टर है a प्लस बी, यानी इसके दो फैक्टर्स, एक a प्लस बी और एक q, आपस में मल्टीप्लाई करें तो बन जाना चाहिए a रेस्ट पावर n माइनस b रेस्ट पावर n। जैसे पिछले एग्जाम्पल्स में हमने देखा था, अगर 10 हो तो उसके दो फैक्टर्स होते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 2। अगर 12 हो तो उसके फैक्टर क्या हो सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 3 या 6 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इस तरह a प्लस बी एक फैक्टर होना चाहिए। इसको लिखने का एक तरीका ये भी होता है कि अगर डिवाइड किया जाए a रेस्ट पावर n माइनस b रेस्ट पावर n को उसके एक फैक्टर से, तो दूसरा फैक्टर निकल आता है जो कि q है, क्योंकि वो इक्वली इसको मल्टीप्लाई करके 0 कर देता है। इसी तरह इसको लिखने का तीसरा स्टाइल होता है a रेस्ट पावर n माइनस b रेस्ट पावर n डिवाइडेड बाय इट्स फैक्टर गिव्स अनदर फैक्टर। लेकिन हम यही वाला सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि सबसे सिंपल होता है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, n इज इक्वल टू 1 नहीं, याद रखें यहाँ पे सवाल में लिखा हुआ है ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर n। तो ये सवाल बाकी सबसे चेंज है, क्योंकि रूटीन में तो हम लोग जो सीक्वेंस या सीरीज ले रहे होते थे वो ये होती थी 1 2 3 अप टू k+1 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये सीरीज़ नहीं ले सकते क्योंकि उसने कहा है ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर, यानी 1 नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 हो सकता है, ठीक है, 3 नहीं होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो हम इस सीक्वेंस को तो नाम दे देते हैं m। हमें जो सीक्वेंस चाहिए होती है वो है n। तो वो हम लोगों ने क्या किस तरीके से निकाल सकते हैं, अगर इस सारी सीक्वेंस को हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ये 1 की जगह हो जाएगा 2, 2 की जगह हो जाएगा 4, 3 की जगह हो जाएगा 6, k की जगह हो जाएगा 2k और k+1 की जगह हो जाएगा 2k+2 एंड सो ऑन। तो उसको हम लोग नाम दे देंगे n, और n के अंदर जो वैल्यूज आएंगी 2 4 6 अप टू 2k, और ये k+1 से जब मल्टीप्लाई किया था तो 2k+2 एंड सो ऑन। बस यही इस सवाल की ट्रिक थी और इसी से अब हमने आगे सॉल्व करना है। तो पहले स्टेप में n की वैल्यू क्या आनी थी, इवन पॉजिटिव इंटीजर 2। तो फॉर n इज इक्वल टू 2 हम लोगों ने प्रूव करना है कि a रेस्ट पावर n माइनस b रेस्ट पावर n का ये फैक्टर है a प्लस बी। तो n की वैल्यू 2 इसमें डालें तो ये बन जाता है a रेस्ट पावर 2 माइनस b रेस्ट पावर 2। अब इसको a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फार्मूला है। तो ये देखें इसको ओपन किया तो नज़र भी आ रहा है कि a प्लस बी इसका फैक्टर है, क्योंकि इन दो को मल्टीप्लाई करने से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इस वाले फॉर्मेट में। तो ये देख लें a प्लस बी इज़ अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहला पार्ट हो गया, पहला स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 2 में हम लोगों ने एज्यूम करना होता है, और क्या k नहीं 2k इस दफ़ा, कि फॉर 2k a रेस्ट पावर 2k माइनस b रेस्ट पावर 2k का फैक्टर है a प्लस बी। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। तो इसका मतलब है कि ये इक्वल होगा a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय समथिंग जिसको हम लोग q कह देते हैं, और ये हमारी आ गई इक्वेशन a। स्टेप 3 में हम लोगों ने क्या यूज़ करनी है वैल्यू, k+1 नहीं 2k+2। अब इस n इज इक्वल टू 2k+2 को जब इसमें वैल्यूज डालेंगे तो आएगी हमारे पास a रेस्ट पावर 2k+2 माइनस b रेस्ट पावर 2k+2। अब इसको ओपन करना है इस अंदाज में कि किसी तरह हमारे पास ये वैल्यू आ जाए ताकि हम उसमें a प्लस बी होल इंटू क्यू पुट कर सकें। तो इसको सबसे पहले तो आसान है, a रेस्ट पावर 2k इंटू a रेस्ट पावर 2 माइनस b रेस्ट पावर 2k इंटू b रेस्ट पावर 2, a रेस्ट पावर 2k इंटू a रेस्ट पावर 2 माइनस b रेस्ट पावर 2k इंटू b रेस्ट पावर 2 आ गया। अब हम लोगों ने इसको एक्सपेंड करना है इस तरीके से कि क्या चीज़ कॉमन ली जाए। देखें इसमें से अगर हम लोग a स्क्वायर कॉमन लें तो अंदर मच जाएगा a रेस्ट पावर 2k। क्या इसमें से a स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, नहीं। लिहाजा हम लोग इसको लाने के लिए क्या स्टेप करते हैं कि ये चीज़ तो एज इट इज़ लिख ली, इसको दूर ले गए, इसका अभी फ़िलहाल काम नहीं है। तो हम लोगों ने एक और ऐसी टर्म लेनी है जिसमें से a स्क्वायर कॉमन लेने पे पीछे बच जाए माइनस b रेस्ट पावर 2k। तो वो क्या होगी, जाहिर बात है a स्क्वायर इंटू माइनस b रेस्ट पावर 2k।
अब चूंकि ये हम लोगों ने खुद से लिखी है, लिहाजा इसके जैसी एक टर्म पॉजिटिव साइन के साथ भी लिखेंगे। अब इसको देखें, इसमें से अब ए स्क्वेयर की टर्म कॉमन निकल सकती है और निकलने पे ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखें, ए स्क्वेयर कॉमन लिया, अंदर आ गया ए रेज़ पावर 2k माइनस बी रेज़ पावर 2k। इसके अंदर से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, बी रेज़ पावर 2k, और अंदर क्या रह जाएगी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब ए स्क्वेयर, इस टर्म की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल इंटू क्यू, ए प्लस बी इंटू क्यू। और इस टर्म को देखें, इसको हम कैसे ओपन कर सकते हैं, प्लस बी रेज़ पावर 2k, और ये सिंपल ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, जिसकी जगह हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखें, इस प्लस के राइट साइड पे भी ए प्लस बी आ गया और लेफ्ट साइड पे भी, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। ये एक फैक्टर भी बन गया है, देख लें, जिस तरह ये बना था ना एक फैक्टर, अब एक फैक्टर ये बन गया है इसके लिए। और दूसरा जो फैक्टर है वो है ए स्क्वेयर इंटू क्यू प्लस बी रेज़ पावर 2k इंटू ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज। और ये देख लें, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय दिस, ये एक फैक्टर आ गया। इसकी जगह हम लोग लिख लेते हैं Q1। और ये देखें, ये अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है कि इसके फैक्टर्स हैं ए प्लस बी और Q1। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इज़ अ फैक्टर ऑफ ए रेज़ पावर 2k प्लस 2 माइनस बी रेज़ पावर 2k प्लस 2। इतना सिंपल सा सवाल है। Study with me, a learning experience.